Okay. Okay. Am I audible now? Okay. Good evening, everyone. This is Dr. Alia Inamdar from Agas Foundation. A very warm welcome to each and everyone present here. Preparing for AIPGT exam is a challenging task, but with the right guidance, it is possible to secure a good rank. So, to reveal the secrets of AIPGT exam preparations and to solve many more queries related to the exam, Agas Foundation welcomes today's esteemed guest speaker, Dr. Rahul Sir, the CEO of Pratyaksha Ayurved, who has a teaching experience of 9 years. Sir has completed BMS from NIA and MD Kai Chikitsa from BHU. He secured All India Rank 13 in NIA, All India Rank 5 in BHU, All India Rank 23 in AIIA, All India Rank 8 in UKPG, and All India Rank 33 in ITRA Jamnagar. He is also UPSC, UPPSC, and CCRAS qualified. Hundreds of students have been selected in AIPGT from Pratyaksha Ayurved under the guidance of Dr. Rahul Sir and are excelling in their respective fields. So, get ready to be inspired, challenged, and empowered to take action. Now, I request Sir to please start with the session. Mike, over to you, Sir. Um, Thank you, Dr. Alia. And I just want to convey my special thank you to Agaz Foundation and Dr. Tayyab Raja for giving me this opportunity. Uh, let's come to the topic AIA PGT Toppers Blueprint. सो बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि टॉपर लोग कैसे इसको डील करते हैं, क्योंकि अभी वो टॉपर नहीं है। जब एआईपीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो टॉपर नहीं है, वो इवन सीट भी होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो बाकी लोगों से अलग होती है, जो उनको टॉपर बनाती है। सो टॉपर्स ब्लूप्रिंट का मतलब ये नहीं है कि टॉपर बनने के बाद में वो अपनी क्या कहानी बता रहे हैं। टॉपर बनने का मतलब ये है कि आपने अपने एआईपीजीटी सिलेक्शन से पहले या अपने प्रिपरेशन के दौरान या अपने थ्रू आउट बीएमएस जर्नी के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी करी है जो कि आपको टॉपर के रास्ते पर लेके जाती है। टॉपर का मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 होना नहीं है। ऑल इंडिया 10th रैंक वाला भी उतनी ही मेहनत करता है जितना ऑल इंडिया 1 वाला करता है, या मैं समझता हूँ कि टॉप 50 टॉप 100 वाले ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा अप एंड डाउन होता है, लेकिन ये अप एंड डाउन किस क्राइटेरिया पे होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये एक वाइड रेंज बनने लगती है। लेट्स कम टू दैट टॉपिक। हमारे पास में जो टॉपिक है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी है, ताकि हम इसके ऊपर डिटेल में बारीक से बाल की खाल निकालते हुए बात कर सके कि वहां पे क्या पॉइंट रहेगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से बात करते हैं कि पीजी करना जरूरी है या नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये है कि क्यों पीजी करना, इतना मुश्किल से तो मेरा बीएमएस कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले मैं पीजी करने जाऊं। तो ऐसे में एक थोड़ा सा ना ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जो पीजी कर रहा है या कर चुका है और एक स्टूडेंट जो पीजी नहीं करके फील्ड में जाना चाह रहा है। डेफिनेटली पैसा दोनों कमाएंगे, करियर दोनों बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज दोनों के पास होगी, पर किसी के पास में कम है ज्यादा है उसको हम 1 to 1 करेंगे। इवन 1 to 1 सारे पॉइंट्स जो है हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आफ्टर बीएमएस डूइंग पीजी वर्सेस नॉट डूइंग पीजी। इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज की बात करें उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएमएस करा है, बीएमएस कंप्लीटेड है, वो क्या क्या कर सकते हैं। थिंक गवर्नमेंट सेक्टर एएमओ एक बहुत फैसिनेटिंग जॉब रहती है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने लग जाऊं, स्पेशली जो एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर रहता है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं बताऊं यूपीएससी है। यूपीएससी के अंदर लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको पा लिया मतलब मोक्ष मिल गया, आयुर्वेद का मोक्ष बोलते हैं कि इसको मिल गया, ये जिसको मिल गया वो आयुर्वेद की नैया पार कर गया, इसने अपना करियर बना लिया, राइट। अगर इसके अलावा स्टेट एएमओ सीएचओ जो कि नेशनल आयुष मिशन के अंदर बहुत सारे स्टेट इसको अलाउ करते हैं, इसके लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं बीएमएस को।
सीसीआरएस के अंदर जेआरएफ, एसआरएफ, स्पेशली एसआरएफ की बात करूंगा, जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। सीसीआरएस उसको अपॉर्चुनिटी देता है 2 साल 3 साल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर एंड रिसर्च ऑफिसर के अंडर में रह करके करना रहता है, ये एक बीएमएस कैंडिडेट कर सकता है। और इवेंचुअली एम्स, जो कि डेफिनेटली एक हायर बॉडी है हमारे हेल्थ सिस्टम की, ये भी हमको एज ए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अलाउ करता है, एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एम्स के बिल्डिंग के अंदर बैठ करके हमको अपने आयुर्वेदा विंग चलाने का मौका देती है। सेम पीस रेलवे इसके साथ में है, सीजीएचएस, एस ESIC, NRHM, NHM, बहुत सारी ऐसी बॉडीज है जो कि आपको ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड करती है, राइट। इसके बाद में अगर प्राइवेट सेक्टर में देखोगे, अगर एएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। किसी के पास में अगर मान लो कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं है, तो वो ऐसा नहीं खाली बैठता है। बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए बीएमएस को एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, राइट। और कुछ ऐसे फार्मा इंडस्ट्री की कंपनीज है, जो कि हम बात करें डाबर, हिमालय वगैरह, तो वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर बैठेंगे, एलोपैथी वाले नहीं बैठ के काम कर रहे हैं वहां पे, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर एज ए बीएमएस डॉक्टर वहां पे बैठ के काम करते हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये वाला पार्ट अपॉर्चुनिटीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर का अगर है। इसके बाद में सबसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम होता है हर एक आयुर्वेदा डॉक्टर का, मुझे हर एक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी जो लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस अगर अगर हम अपना खोल दें, अपना क्लिनिक खोल दें, अपना पंचकर्म सेंटर खोल दें, क्षार सूत्र सेंटर खोल दें, हॉस्पिटल खोल दें, एक थेरेपी सेंटर खोल दें, या फिर एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमारे पास में इंटरनेट एंड फोन है, टेली मेडिसिन से ही हमारी प्रैक्टिस चालू कर ले, तो ये मुझे लगता है कि हर एक डॉक्टर का ड्रीम होता है थ्रू आउट द बीएमएस। और इवन बीएमएस के बाद में ऐसे लोग इसको अक्वायर करते भी हैं। टीचिंग, एक बीएमएस किसको पढ़ा सकता है? एक बीएमएस पढ़ा सकता है नर्सिंग वाले लोगों को। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आयुर्वेदा नर्सिंग कॉलेज के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो बीएमएस होते हैं। डेफिनेटली वहां पे हायर एजुकेशन वाले भी होते हैं, लेकिन बीएमएस वहां पे अलाउड होते हैं पढ़ाने के लिए। ये एक कितना फैसिनेटिंग पॉइंट है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, जब से शार्क टैंक आया है आप लोगों ने देखा होगा, हर एक लोग को लगता है कि क्या जॉब, क्या ये हमारा जो ये थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी है, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप वाली डिकेड है। इसके अंदर हमें आयुर्वेद के सेक्टर को ग्लोबली लेके जाने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंड स्पेशली अगर बात करो, अगर पहले से अगर बिल्ड बिजनेसेस हैं, उनके अंदर हम कंपटीशन दे, जो बड़े जायंट्स हैं उनको, अपने प्रोडक्ट्स के दम पे, अपने सर्विसेज के दम पे, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बीएमएस वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, और आप में से भी आगे जाके और बहुत सारे लोग करने वाले हैं। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कंपनीज के लिए मेडिकल कंटेंट बनाना होता है, उनकी पोस्ट जनरेट होती है, उनके लिए कुछ सोशल मीडिया के लिए कंटेंट ही बोलना सही वर्ड है, तो उनके लिए ब्लॉग लिखना, उनके लिए कंटेंट, पोस्टर, वीडियोस वगैरह बनाना, तो ये वाला काम भी कंपनीज ऑफर करती है कि आपको वहां पे एक जॉब मिल सकती है। जिसको मान लो कि पेशेंट देखने में नहीं मजा आता, ऐसा भी होता है, ऐसे लोग होते हैं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, और वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अपने ब्लॉगिंग में, राइटिंग वगैरह में। इन्फ्लुएंसर, आप सभी जानते हो इन्फ्लुएंसर होना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों के लिए, हम लोगों की जो एज ग्रुप के लोग हैं, शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो बहुत प्रो है सोशल मीडिया के अंदर अपनी बात को पब्लिक तक डिलीवर करने में। सो इन्फ्लुएंसर इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है बीएमएस के लिए, वो कर सकता है। और भी इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो शायद मैं नहीं सोच पाया हूं, या फिर इस स्लाइड के अंदर नहीं किया हो। सो इसके लिए भी मैं एक ओपन वे छोड़ता हूं कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज बीएमएस के पास इतनी सारी है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो बीएमएस के बाद में एमडी की क्या जरूरत है? तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू उनका भी लेते हैं कि एक व्यक्ति जो बीएमएस के बाद में एमडी एमएस भी किए हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर में वो पीएचडी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। डेफिनेटली आयुर्वेदा अभी पीएचडी ऑफर करते हैं, पीएचडी के कोर्सेज ऑफर करते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड है। हो सकता है कुछ टाइम बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन के भी कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर पर्टिकुलर बीम एमडी या एमएस के बाद में आपको सुपर स्पेशलाइजेशन या फिर नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी काइंड ऑफ आपको आयुर्वेद के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अभी स्टार्टेड नहीं है, सो इसको क्लेम करना गलत है।
आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। जो हमने सीसीआरएस की बात करी थी, एसआरएफ जेआरएफ को, वो किसके अंडर में रह के काम करेंगे? रिसर्च ऑफिसर, आरओ के अंडर में रह के काम करेंगे, जो साइंटिस्ट बेसिस लेवल पे लोग रहते हैं। सीसीआरएस, आईसीएमआर, सीएसआईआर, बहुत सारी बॉडीज है जो कि जॉब ऑफर करती है। आयुर्वेदा ड्रग इंस्पेक्टर है, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब जो होती है, स्टेट वाइज होती है डेफिनेटली। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को भी अगर नजर से देखें तो वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब रहती है। बिना उसके तो प्राइवेट कॉलेज एकदम पूरा निष्क्रिय हो जाएगा। उनको संभालने का काम असिस्टेंट प्रोफेसर, डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब ही नहीं है कि सिर्फ लेक्चर है, वो ग्रेजुअली रीडर बनेंगे देन प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है। इवन यहाँ पर भी आगे जाके डेफिनेटली वो प्रोफेसर रैंक पे प्रमोट हो जाएंगे। पंचकर्मा क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट, देखो पंचकर्मा क्षार सूत्र ऐसा नहीं है कि हम शल्य से या पंचकर्म से पीजी करने के बाद में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट हूं। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पंचकर्म में किया है, सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि आप पंचकर्मा के अंदर बहुत अच्छा कर पाओगे। कॉन्फिडेंस इन द टर्म्स ऑफ व्यापक डीलिंग, मतलब इमरजेंसी को कैसे डील कर दो। क्षार सूत्र में डेफिनेटली आपको क्षार सूत्र बांधना लगाना आता है, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ केसेस आप नहीं देखोगे अपने थ्रू आउट द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हो सकता है कि वो आपका एक्सपोजर लैकिंग कर रहा हो आपके प्रैक्टिस के अंदर। सो मैं ये कहूंगा स्पेशलिस्ट, इसका मतलब है उसने डिग्री ली है। सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी हो सकता है, लेकिन डिग्री में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रोल वाले लोग भी काम करते हैं। बेसिकली एमडी के बाद में ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। तो क्या एमडी के बाद में अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं लग रहा है कम है? ऐसा लग रहा होगा ना, क्योंकि बीएमएस में तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी। थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं है, इसको अलग एंगल से एक समझते हैं कि एक केस लेते हैं। हमारे पास एक केस है, बूढ़े बाबा है, उनके घुटने में दर्द हो रहा है, राइट। आप मान लेते हैं कि अपने पड़ोस में है, या मान लेते अपने ही दादाजी हैं जिनको घुटने में दर्द है, और हम डॉक्टर नहीं है, हम एक लेमैन है, हो सकता है कि हम टीचर है एट द सेम टाइम, या फिर हम एक बिजनेस मैन है। हमको हमारे दादाजी को लेके जाना है। हमारे पास में पड़ोस में 3 डॉक्टर्स बैठते हैं, राइट। तीनों डॉक्टर के नाम कुछ इस प्रकार है। एक है डॉक्टर राहुल परिहार, जो बीएमएस है, अपने नाम के आगे बीएमएस लिखते हैं। एक है डॉक्टर राहुल परिहार, जिन्होंने अपने नाम के साथ में बीएमएस और एमडी लिखे हैं। और तीसरा नाम है डॉक्टर राहुल परिहार, जो अपने नाम के आगे बीएमएस एमडी के साथ में अपने एमडी कहाँ से की है, बीएचयू से की है, या फिर किस ब्रांच से वो एमडी किए हैं, एटलीस्ट वो वहां पे लिखा हो। और आपको अगर वहां पे एक ऑप्शन चुनना होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग कौन सा चुनोगे? तो यहाँ पे क्या हम माइक ऑन कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर पाए? कैसा हो सकता है? Mic is on. सर एमबीबीएच का एक पिक्चर। सो सर लास्ट यहाँ ऑप्शन पे Depends. ऑप्शन 1 2 3 में से एक चूज करिए। 3 सर। 3 ऑप्शन 3 डेफिनेटली। थर्ड। सो यहाँ पे एक हमारे दिमाग में क्या पिक्चर जनरेट होती है कि एटलीस्ट कोई अगर व्यक्ति एमडी किया है या डॉक्टर एमडी किया है, सो वो डेफिनेटली एक रैंक ऊपर सोचने वाला होगा, केस को एक प्रो की तरह डील करेगा। तो वहां पे हमारे दिमाग में इमेजिनेशन कैसी होती है? सो प्रैक्टिस करने के लिए बीएमएस भी प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस करने के लिए बीएमएस प्लस एमडी भी कर सकता है। एट दैट पॉइंट आप किस, मान लीजिए कि आपको बीएचयू नहीं पता, मान लीजिए कि वो पेशेंट है केरला से और उन्होंने बीएचयू का नाम ही नहीं सुना, मान लेते इसको हटा देते, बट स्टिल आप एक और दो में से तो आप सिर्फ एक को सिर्फ तभी चुनोगे जब उसकी ख्याति बहुत बढ़िया हो जाती है। आयुर्वेद के फील्ड में आप बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को देखते हैं जो कि प्योर बीएमएस है बट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कितने? अगर मैं 1000 केसेस अगर लूं डॉक्टर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि 2 या 3 लोग होंगे जो बहुत ज्यादा अच्छा कर पा रहे। अच्छा करना इन द टर्म्स ऑफ मनी, कितना पैसा बना पा रहे हम डॉक्टर्स लोग। डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा घर ना चले, सेवा ही सेवा चलता रहे। तो डेफिनेटली वहां पे अगर हम अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो रहे हैं, रेशियो कितना है, 997 998 लोग क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में एक डिग्री कम है। आप इस केस को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं कि एमडी की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस फील्ड में। तो डेफिनेटली ये केस के बाद में अगर हम सारी अपॉर्चुनिटीज को एक साथ लेकर के देखें, तो ये वाली कैटेगरी में बीएमएस के बाद में अपॉर्चुनिटीज थी सारी, ये वाले अब कैटेगरी में तो बीएमएस वाली सारी के साथ में ये सारी अपॉर्चुनिटी है। अब आप देखो कि बीएमएस एमडी के बाद में अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू क्या है।
अगर किसी यूपीएससी के इंटरव्यू में एक बीएमएस वैल्यू का डॉक्टर जा रहा है और साथ में एक बीएमएस प्लस एमडी जा रहा है, सो नॉलेज बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो थोड़ा आगे हो सकता है। नॉलेज बेसिस के अलावा वहां पे उसकी डिग्री भी तो बोलेगी ना, वहां पे इंटरव्यू पे जो इंटरव्यूअर है वो भी तो ऑब्जर्व करेगा कि एमडी किया है, एटलीस्ट इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीएमएस को लेंगे नहीं, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगा। और ये बात सिर्फ यूपीएससी नहीं, सभी जगह पे लागू होती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए जाओगे, जहां पे कोई एमडी डॉक्टर काम कर रहा है, वो उसको हटा करके बीएमएस को नहीं रखेंगे, जबकि बीएमएस को हटा करके एमडी को प्रायोरिटी कर सकते हैं। तो एट दैट पॉइंट एमडी इज कंपल्सरी फॉर एवरीवेयर। इस पूरी स्लाइड के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज है, बीएमएस वाला सिर्फ और सिर्फ तभी वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर पाएगा जब उसके पास में स्किल्स के नाम पे एक एमडी डॉक्टर के नाम ज्यादा वहां पे स्किल होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा कम होगा प्रोपोर्शन। 100 लोगों में से 5 लोग मान लेते हैं बीएमएस, 100 केसेस में बीएमएस 5 जगहों पे ज्यादा ऊपर होंगे, जबकि 95 केसेस में एमडी ज्यादा होंगे। 100% एमडी, ऐसा भी नहीं है कि एमडी खराब लेवल के डॉक्टर नहीं होते हैं, सारी चीज होती है फील्ड में। बट ये ध्यान रखना कि आफ्टर बीएमएस डूइंग पीजी वर्सेस नॉट डूइंग पीजी में, डूइंग पीजी के पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है पैसा कमाने की और साथ में डिग्री लेने की। और एक नॉलेज की बात करो, आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा ना कि आपको कोई पैसा दे रहा है, किस बात का? डिग्री आप प्राप्त कर रहे हैं, उस डिग्री को प्राप्त करने का पैसा मिल रहा है और साथ में नॉलेज भी मिल रहा है। कितना बढ़िया है कि तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है एक पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप गवर्नमेंट सीख करते हो, प्राइवेट करोगे तो डेफिनेटली फिर वहां पे एआईपीजीटी का रोल उतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, राइट। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर था। मुझे लगता है कि आप लोगों का, मैंने शायद इस पॉइंट पे टाइम ज्यादा लिया है, बट स्टिल आप अपनी जो सारी क्वेरीज हैं वहां पे आप अपने पास नोट करके रखोगे, लास्ट में हम सारी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट है हाउ टू चूज ए कोचिंग। कोचिंग क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने ये समझा है कि एमडी इज ग्रेटर देन बीएमएस, तो डेफिनेटली एमडी करने के लिए हमको एआईए पीजीईटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। जितना बढ़िया रैंक आएगा उतनी बढ़िया ब्रांच, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब मिलेगा। तो पॉइंट है कि उसके लिए हमको किस थ्रू से जाना चाहिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट का वहां पे बहुत बड़ा मार्केट है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अगर ऐसा सोचो कि मैं कोचिंग नहीं करूं और कोचिंग करूं, तो इसमें से अगर मैं बोलूंगा तो एक एवरेज स्टूडेंट या अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं समझूंगा कि कोचिंग इज कंपलसरी। बिलो एवरेज वाले के लिए तो एमडी प्रिपरेशन करना मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। अगर वो बिलो एवरेज नहीं कर पा रहा तो उस रास्ते में ना चले, वो अपना फील्ड में अपना डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन उसको लगता है कि मैं थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ, थोड़ी सी भी, दिन का मैं थोड़ा टाइम भी अगर साइड में अपना प्रिपेयर करने के लिए लगा सकता हूँ तो क्यों नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली उसके लिए हमको एक हैंडसम कोचिंग को चूज करना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए, एक कोचिंग के अंदर क्या क्वालिटीज आप ढूंढने जाओगे। एक मतलब अपने लिए लड़की देखने जाते हैं या अपने लिए लड़का देखने जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया। अपने लिए कपड़े देखने जाते हैं, कितनी दुकानें हम चले जाते हैं। तो कोचिंग के लिए हम कैसे एक ही जगह से हम जाकर के देख ले और चूज कर ले? आपको हर जगह जाना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटीज को सीख करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट को चुनोगे कि मुझे ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है। अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप देखोगे कि उसकी लोकेशन मेरे लिए कन्वीनियंट है कि नहीं है। आप मान लो बेंगलुरु में रहते हो और आपको जो कोचिंग मतलब अच्छी लग रही है वो जयपुर में है, या फिर वो कोचिंग वाराणसी में है, या फिर वो जम्मू कश्मीर में है, तो वो कन्वीनियंट नहीं हुआ ना। तो ऑफलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, और रेगुलर अटेंडेंस वहां पे हो। दूसरा, अगर ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन में भी कैसा चाहिए, जो लाइव पढ़ाए या फिर जो रिकॉर्डेड दे, या लाइव और रिकॉर्डेड दोनों दे। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी क्लास फॉर्मेट को अपने माइंड में चूज करोगे कि आपको क्या चाहिए। बेसिकली ये क्लास फॉर्मेट चुनना मुझे लगता है पहला टास्क होना चाहिए। देन अगर बात करोगे कि कोचिंग के अंदर आप क्या ढूंढोगे, तो आप सबसे पहले फैकल्टीज देखोगे। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया रिसेंटली कि बहुत सारे बीएमएस मतलब जो कहूंगा कि बीएमएस कर रहे हैं और वो क्लासेस पढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली पढ़ाना बहुत बुरी बात नहीं है, पढ़ाना अपने आप में एक मुझे लगता है कि एक क्या बोलेंगे, नोबल वर्क है या नोबल नेचर का एक ऐसा महान जैसा काम है। लेकिन डेफिनेटली आपको पढ़ाने के लिए आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा जहां पे आप सारे क्वेरीज का आंसर कर पाओगे एक स्टूडेंट के लिए। तो डेफिनेटली फैकल्टीज, आप अपने करियर बनाने के लिए कोचिंग ढूंढोगे तो एटलीस्ट वो खुद एमडी किया हुआ होना चाहिए। अगर वो सामने वाला बीएमएस है, भले ही अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं अच्छा पढ़ा रहा है, जब वो खुद से क्रैक नहीं कर पाया है, वो काम नहीं कर पाया, आप उसके पास क्यों जाओगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो डेफिनेटली, और अगर हायर रैंक वाला पीएचडी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे। तीसरा बहुत जरूरी
जरूरी काम है रिजल्ट्स देखना, लेकिन रिजल्ट्स के साथ में बहुत सारी चीजें मैं कहूंगा कि और देखना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक किससे लिया जाए? जो पर्टिकुलर किसी कोचिंग क्लास को आप सीख कर रहे हो तो उनके प्रीवियस स्टूडेंट से लेना चाहिए। मुझे लगता है उससे ज्यादा ऑनेस्ट फीडबैक आपको कोई नहीं देगा। जो वहां से पढ़ा है, जो वहां से सेलेक्ट हुआ है, उससे ज्यादा ऑनेस्ट फीडबैक कोई नहीं दे रहा होगा। दूसरा टेस्टिमोनियल, उसको आपको ऐसी जगहों से टेस्टिमोनियल को ऑब्जर्व करना चाहिए जो कि अनबायस्ड हो या फिर मिनिमल बायस्ड हो। मतलब अगर मान लो कि जैसे मेरी क्लासेज है, मैंने मेरे वेबसाइट पे क्या किया है, स्टूडेंट का जो एक टेस्टिमोनियल बना करके डाल दिया, वो मेरे एक्सेस में, मेरी वेबसाइट है, मैं डेफिनेटली वहां पे मैं जो लिखना चाहूंगा, अपने बुराई क्यों लिखूंगा, मैं वहां पे अच्छा ही लिखूंगा। तो बायस्ड प्लेस पे अगर आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ करके अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो थोड़ा सा अवेयर होना कि आप थोड़े से उसके लिए, और ऐसा नहीं कहूंगा वो खराब हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, जेन्युइनली सही भी लिखा हो सकता है, बट स्टिल और पैरामीटर भी ऑब्जर्व करना। सो मिनिमल बायस्ड प्लेसेस में मुझे लगता है कि आप iOS के ऐप स्टोर पे जा सकते हो, गूगल के प्ले स्टोर पे जा सकते हो, स्टूडेंट्स के फीडबैक डायरेक्टली ले सकते हो, आप अपने सीनियर्स जो पास आउट है उनसे पूछ सकते हो कि कौन सही है कौन नहीं है। बहुत सारे सीनियर ने बहुत सारे कोचिंग्स को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक इंसाइट मिलेगा। तो आप कम से कम एक शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो कि 5-7 कोचिंग्स को हमने शॉर्ट लिस्टिंग करी। हाँ, लैंग्वेज वाला पॉइंट मैंने इसमें डालना चाहा था, भूल गया मैं। लैंग्वेज भी आप देखोगे आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, राइट। रिजल्ट्स डेफिनेटली प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स भी आप सीख करोगे कि प्रीवियस ईयर उन्होंने सिलेक्शन दिया है या नहीं दिया है। अगर सिलेक्शन नहीं दिया है तो क्वेश्चनेबल पार्ट है कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस ऐसी कोचिंग की तरफ कैसे अपना एक बेट ले सकते हो, वहां पे एक आपके डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे वर्क करता है। आप तीनों को लेकर के फिर उसके ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी को जज कर पाओगे इक्विवेलेंट वे में। देन अगर इसके बाद में हम चौथे पॉइंट की तरफ देखें, डेमो, ये वो पार्ट है जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को लेना ही चाहिए। डेफिनेटली किसी भी कोचिंग के ऐसा बोल दे कि हाँ यहाँ तो ब्रह्मा स्वयं आते हैं, स्वयं वो आयुर्वेद पढ़ाते हैं, तब भी आपको ब्रह्मा से भी डेमो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अरे ये तो भगवान है इनसे कैसे ले सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अपने करियर को बनाने जा रहे हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ब्रह्मा आपका घर नहीं चलाएंगे, राइट। आपको खुद घर चलाना, तो डेफिनेटली आप डेमो खुद से लोगे, किसी और के कहीं भी बातों में नहीं आओगे। वो डेमो आप रिकॉर्डेड अवेलेबल है, लाइव अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है नहीं है, ये ऑब्जर्व करोगे। कोई अगर डेमो नहीं दे रहा है, ये रेड फ्लैग है, मत ज्वाइन करो, क्योंकि डेमो देना उसकी रियलिटी शो करता है, राइट। और इवन मैं तो ये बोलूंगा कि डेमो एक पर्टिकुलर शॉर्ट कंटेंट का मिल रहा है या फिर पूरे सिलेबस का मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कंटेंट में किसी के पास डेमो जा रहा है तो वो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वैसा शो करेगा। जैसे लड़की को देखने जाते हैं तो वो लड़की कितना अपने मतलब डेफिनेटली बेस्ट अपीयरेंस को शो करेगी, सेम लड़के के साथ होगा। तो अगर हम कभी शॉर्ट टाइम के लिए किसी से मिलते हैं तो हम डेफिनेटली अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके सामने खुली किताब है कि देख लो जो देखना है, तो मुझे लगता है कि वहां पे आप उस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो, उसको शॉर्टलिस्ट करने में उसको हायर रैंक दे सकते हो कि वो आपको डेमो में कंप्लीट कोर्स अलाउ करते हैं कि उन्होंने कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। और डेफिनेटली लाइव कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। लाइव कोर्स मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर किसी ने रिकॉर्ड एक बार किया है, मान लो कि 2024 में ही किया है रिसेंटली, तो वो अगर रिकॉर्डेड ही दे रहा है इसका मतलब है कि वहां पे लाइव शायद नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगले 2-3 साल तक वही चलता रहेगा, 2-3 साल में एक बार अगर लाइव पढ़ाया जाएगा तो वो हमेशा लाइव ऑफर करेंगे क्योंकि वो फ्रेश कंटेंट देने वाले हैं। अगर सिर्फ रिकॉर्डेड दे रहे हैं इसका मतलब लाइव नहीं हो रहा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर जाओगे, डेफिनेटली डेमो के अंदर क्या देखोगे, टीचिंग डेफिनेटली वहां पे देखोगे कैसे पढ़ाया जाता है, अगर कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ाया जाता है या फिर रॉट लर्निंग, मतलब क्या बोलेंगे आज के टाइम में अगर मैं इसको बोलूँ ना कि एक फैंसी आयुर्वेदा चलने लगा है। फैंसी आयुर्वेदा मतलब कौन ज्यादा अट्रैक्टिव क्या बोलेंगे कार्टून्स शो कर सकता है, कौन ज्यादा निमोनिक्स बना सकता है। निमोनिक अच्छा जिसका होगा वो कोचिंग अच्छी है, जिसकी निमोनिक कम अच्छी है वो अच्छी कोचिंग नहीं है। अगर ये दिमाग में थॉट है कि हम कोचिंग इसके आधार पे करेंगे तो डेफिनेटली बहुत खराब थॉट है, क्योंकि एआईबीजीटी ने क्वेश्चन देना कॉन्सेप्ट बेस पे स्टार्ट कर दिया है। ये जो तरीका होता है तो वो पहले डेफिनेटली वर्क करता, लेकिन ग्रेजुअली डे बाय डे अब पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उसके अंदर भरे पड़े हैं, तो आज के टाइम में शायद ये वर्क ना कर पाए, राइट। तो टीचिंग मेथडोलॉजी में डेफिनेटली दोनों होना चाहिए। निमोनिक के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करता, जहां पे रॉट लर्निंग चाहिए रॉट लर्निंग होनी चाहिए। रॉट लर्निंग का मतलब है कि रटना, रटो,
सीधा आंख बंद करके जो भी है हिता हितम सुखम दुखम, हिता हितम सुखम दुखम ऐसे कर करके रटते रहो। लेकिन मुझे लगता है कि पहले इसको समझ लो, देन अगर इसको रटना रहा तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर कंटेंट, आपको अगर कोई भी अगर क्लस्टर फॉर्म में चीज दे दे कि हाँ ये बुलेट पॉइंट्स है, ये पढ़ लो, कि या फिर उसको ऐसा दे कि पहले चैप्टर का इतना कंटेंट, दूसरे चैप्टर का इतना कंटेंट, तीसरे चैप्टर का इतना कंटेंट, तो मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में क्या होती है ना, चीजें मैपिंग में सेट होती है कि हमने पहले चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, दूसरे चैप्टर में 7 या 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तीसरे में वापस 4-5 थे, तो भले ही शॉर्ट संहिता पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्ड है तो हमें वो चीज स्ट्रक्चर वे में याद भी होती है क्योंकि हम उसके लिए बने हैं। अगर आपको कभी पूछेंगे ना कि मैं यहां से क्या बोलेंगे लेह लद्दाख गया हो तो मेरे रास्ते में क्या क्या मिले हैं, तो डेफिनेटली आप अगर उस चीज को रियलाइज करोगे, आंख बंद करके सोचोगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा कि मैं पहले स्टॉप पे यहाँ रुका, नेक्स्ट टाइम अगर ट्रैकिंग में जा रहा तो पहला मेरा जो ट्रैकिंग टेंट लगा यहाँ पे लगा, दूसरा वहां पे लगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा दिमाग बना है सोचने के लिए। रैंडमली करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुरंत के लिए याद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिर डिले करने लगता है। तो ये एक स्ट्रक्चर कंटेंट हैक नहीं है। हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज, क्योंकि अगर ऑनलाइन जा रहे हो तो सॉफ्ट कॉपीज, हार्ड कॉपीज, ये कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आप उनकी कोचिंग से आप डेफिनेटली इतने क्वेश्चन करो, इतने क्वेश्चन करो कि वो आपसे मतलब यूं बोल रहे कि मत करो ज्वाइन, इतने क्वेश्चन मत पूछो। इतने क्वेश्चन करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना एक शादी से पहले लड़की या लड़का देखने जितना इंपॉर्टेंट वर्क है, राइट। तो इसके लिए क्यों क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। उनकी टीम अगर आंसर करने के लिए बैठी है तो उनका काम है वो मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, राइट। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट पेपर क्वेश्चन पैटर्न। आप बहुत जगहों पे देखते होंगे ना कि क्वेश्चन पैटर्न की बात होने लग रही है। ऐसा क्यों होने लग रहा है? अगर 2019 से पहले की बात करते तो ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं। वहां पे एक फिक्स पैटर्न था कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर करना है, और वो सिंपल एमसीक्यू वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होता था। लेकिन 2020 के बाद में अचानक से मतलब चीजें चेंज हो गई। एक वक्त एक टाइम से क्या हो गया, वहां पे पैटर्न ही एक तरीके से बदल गया। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन के नए नए नहीं कहूंगा, रेशियो इनका बढ़ गया। पहले भी पूछते थे, कभी कभी पूछते थे, कभी नहीं पूछते थे तब भी रेशियो कम रहता था। अब पेपर का लगभग इवन मैं कहूंगा 50 से 70% जो है वो पार्ट पैटर्न बदल गया है। जो पहले वाला है 30 से 50% मैं कह सकता हूं कि पहले वाले एक सिंपल वन लाइनर पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले ये जरूर देखोगे, या फिर उनके टेस्ट पेपर में ये देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग ने क्या किया था, 2010 या 2005 में क्वेश्चंस बना लिए थे, आज तक वही चला रहे हैं। क्या 2010 के क्वेश्चन पेपर, उस समय जो पेपर क्वेश्चन एआईबीजीडी का बनाने वाले लोग हैं वही निकल गए, वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले नए लोग आ गए, तो फिर उन कोचिंग को भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आपके क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है या नहीं है, राइट। और डू दे एडजस्ट क्वेश्चन लेवल एज पर रिसेंट एग्जाम। इवन क्वेश्चन पेपर एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि अगर उसके पेपर पिछले साल मान लो जो इजी था, इस साल मान लो एग्जाम का पेपर थोड़ा टफ आया, तो उनके क्वेश्चन पेपर में भी हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे कि नहीं हो रहे, ये आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए वहां पे। डेफिनेटली कोई 100% क्वेश्चन को नहीं चेंज कर सकता। चरक संहिता तो वही थी, पिछले साल थी, लेकिन पूछने के तरीके तो बदल सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 20% क्वेश्चन ही मॉडिफाई करे, ये भी एक पार्ट रहता है पूछने के लिए। देन क्या हो सकता है, डाउट सॉल्विंग सेशन। एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हो, आपको डाउट ना आए तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप खराब स्टूडेंट हो, आप पुअर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, राइट। तो डाउट आना अपने आप में एक अच्छे कैंडिडेट का लक्षण है, और डाउट आता तो फिर वहां पे आप डाउट पूछोगे। डाउट आपको लाइव क्लास में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्सनलाइज्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका जो डाउट है हो सकता है ना बाकी ग्रुप का या बाकी पूरी क्लास का ना हो। आपका डाउट पर्सनलाइज है तो आंसर भी पर्सनलाइज्ड वे में हो, चाहे वो क्लास में ही हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअली हो रहा हो। कई बार बहुत जगहों पे मेरे पास ऐसे क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की, वो बोलते हैं कि सर हम अपना डाउट पूछते हैं लेकिन सामने से प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे ने करियर बनाने के लिए आप पे भरोसा किया है, आपको वो डाउट पूछ रहा है। हो सकता है वो बहुत ही मतलब इजी डाउट हो जो कि शायद कोई ना पूछ रहा हो, लेकिन उसने पूछा है, उसका प्रॉब्लम है। ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके डाउट का सेम डे सॉल्व करे, और इवन सॉल्व कर रहे हैं सप्ताह में एक बार सॉल्व करें, दैट विल नॉट वर्क। क्योंकि स्टूडेंट का अगर आज डाउट है, वो 7 दिन तक डाउट के साथ में बैठा है, वो उसके लिए एक क्या बोलेंगे हेडेक हो जाएगा, वो फिर पूछना ही छोड़ देगा। ग्रेजुअली वो वहां पे अपनी एक हैबिट बना लेगा कि पूछने से कोई फायदा तो है नहीं।
राइट। तो डाउट सॉल्विंग सेशन कितने इफेक्टिव है ये पूछ लेना, क्योंकि ये करने से ही पता लगेगा। डेमो सेशन में शायद आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओ। मेंटोरशिप कितना क्रूशियल है। आप लोग में से मुझे लगता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में से सारे लोग होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे सभी लोग जब पढ़ेंगे तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी। किसी को संहिता में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को मॉडर्न में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को टेस्ट अटेम्प्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को थ्योरी रिटेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जब प्रॉब्लम इंडिविजुअल है, पर्सनलाइज्ड है, तो वहां पे मेंटोरशिप एक क्रूड वे में एक साथ कैसे दी जा सकती है। आप समझ रहे हो कि अगर मेरे पास में 100 मरीज हैं और मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे दवा लिख दूं कि ABCDE 5 दवाएं ये खा लेना, क्या 100 मरीज डायरेक्ट पांचों दवा को खा के ठीक हो जाएंगे? मुझे हर मरीज को पुरुषम पुरुषम वीक्ष ऐसी कंडीशन में ले जाकर के सभी को वहां पे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा। तो जब मेंटोरशिप की बात आएगी तो वो क्यों नहीं इंडिविजुअल होना चाहिए, 1 to 1 है कि नहीं है, ये आपका क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब है कि आप थ्रू आउट द ईयर अपने आप में इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे एनालाइज करोगे? तो आप अपने आप को टॉपर स्टूडेंट के रास्ते कंपेयर करने का स्कोप है कि नहीं है, और एवरेज स्टूडेंट के साथ में कंपेयर करने का स्कोप है नहीं। ये इसका फायदा मैं बताता हूँ, अगर आप कंपेयर कर पाते हो तो आप देखोगे कि टॉपर स्टूडेंट मान लो कि कहीं पे यहाँ पे ग्राफ में है और आप यहाँ पे, तो आपको ये पता रहेगा कि इतना स्कोप है मेरे को इंप्रूव करने के लिए, उसको बीट करने के लिए, इवन और उससे बेटर कर सकता हूं। और अगर एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आप मान लो कि एवरेज स्टूडेंट है और पहले अपने एवरेज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, एवरेज अगर स्टूडेंट को आप बीट करते हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन अपने आप का सिक्योर कर रहे हो। टॉपर स्टूडेंट को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो आप अपनी रैंक के लिए अप्रोच कर रहे हो। सिलेक्शन में 2 क्राइटेरिया होता है, एक आपको रैंक के लिए, एक आपको सिलेक्शन। पहला काम है सिलेक्शन पाना, PG सीट ही नहीं मिली तो क्या, फिर सीट मिलने के लिए अगर हम अश्योर्ड हैं कि हम ठीक कर रहे हैं बाकी लोगों में, तो फिर आप टॉपर को अप्रोच करोगे ना, फिर रैंक की बात आएगी। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। देन फी स्ट्रक्चर, ये तो बात ही नहीं कि सर आपने पैसा तो देना पड़ेगा। तो पैसे देने में मुझे लगता है कि 2 चीजें देखोगे आप। BMS के कैंडिडेट से सबका फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है तो सबकी पेइंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। एग्जैक्टली वहां पे आप अपने कंफर्ट के लिए, आपके पास पैसा एक साथ है तो एक साथ दे दो, अगर पैसा एक साथ नहीं तो EMI का ऑप्शन है या नहीं है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जगहों पे होता है, बहुत जगहों पे नहीं भी होता है। और सबसे जरूरी चीज की वैल्यू फॉर मनी, आपको बहुत सारी कोचिंग्स पे ना ऐसा मिलेगा कि प्राइस पॉइंट सस्ता मिल सकता है, तो वहां पे ये चीज देखोगे कि वहां पे वैल्यू फॉर मनी है। मान लो कि मैं एक क्या बोलूंगा कि एक हेडफोन है जो कि XYZ कंपनी का है, ठीक है। इस कंपनी का हेडफोन मेरे को मिल रहा है 2,000 रुपए का, और दूसरी कंपनी मान लो सोनी का हेडफोन है या बॉश कंपनी का है, जो कि हेडफोन मेरे को मान लेते कि ऑफर के थ्रू मेरे को 2500 में मिला, जो कि नहीं मिलेगा मैं मानता हूं। पर वहां पे मैं ये देखूंगा कि सर वो तो आपको सस्ते में दे रहा है, कि सर वो वाले तो लोग हमको सस्ते में दे रहे हैं। पर आप ये भी तो देखोगे ना कि आप 2,000 देकर के क्या खरीद रहे हो, तो वो वैल्यू फॉर मनी 2,000 एक्चुअली नहीं है। हो सकता है सोनी वाला यहाँ पे महंगा दिखे, बट वो वैल्यू फॉर मनी है। इस वर्ड को समझना, वैल्यू फॉर मनी, कि वो वाली कोचिंग आपको सिलेक्शन अगर करा सकती है तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर वो आपको लगता है कि जस्ट सस्ती है इस वजह से कर रहे हैं, तो आपका जो सस्ते में जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है। साल तो बर्बाद होगा अलग, पैसा बर्बाद हो रहा है अलग। इस पॉइंट को समझ चुके होंगे जो समझने वाले होंगे कि वैल्यू फॉर मनी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। इतनी सब पंचायत करने के बाद में एक चीज और जरूरी देखना है कि कोचिंग हो सकता है कि बहुत अच्छी हो, क्या वो मेरी लर्निंग स्टाइल में मैच कर रही है? जैसे मैंने सीखा है BMS में पढ़ना या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ना, क्या मेरी लर्निंग स्टाइल को वो कोचिंग सूट करती है? अगर वो सूट करती है तो डेफिनेटली चूज करिए, नहीं तो फिर अपनी लर्निंग स्टाइल में जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग करी है उसके ऊपर जाइए। और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं, क्या मल्टीपल कोचिंग एट ए टाइम वहां पे मेरे को करनी चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल कोचिंग वाला पॉइंट मुझे लगता है कि नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि एक अगर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपने पूरी कोचिंग क्या बोलेंगे लाइन को आपने अगर जज करके एक बेस्ट कोचिंग चूज करी है, तो आपने वहां पे एक डिसीजन लेकर के एक अपना रास्ता चुन लिया, तो डेफिनेटली 100% परफेक्ट कोई नहीं होगा। हो सकता है कि कोई 90%, कोई 80%, कोई 85% होगा। आपने मान लो अपनी लर्निंग स्टाइल में 85% जो एक्यूरेसी से काम कर रहा है उसको चूज कर लिया, फिर आप बीच में बार बार चेंज करने की कोशिश मत करो। मल्टीपल कोचिंग आपको ना इधर का छोड़ेगा ना उधर का। एक बार किसी पे भरोसा कर लिया तो फिर आप उसके साथ बढ़ो, सिलेक्शन वो देगा डेफिनेटली। आपने कोई खराब कोचिंग को नहीं चुना है, टॉप 3 में से एक को चुना होगा, तो लेकिन टॉप 3 में हो सकता है कि आपने 2 को छोड़ करके किसी एक को चुना है। तो मल्टीपल कोचिंग मुझे नहीं लगता कि वर्क करता होगा एट ए टाइम।
ठीक है, ये कोचिंग को कैसे सेलेक्ट करना है, इसके कुछ क्वेश्चनियर्स हैं। अगर आपको ये क्वेश्चनियर्स चाहिए होंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये कंटेंट आपको दे दिया जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन करो। और जरूर करना, जब हम मतलब कपड़े खरीदने से पहले इतनी चीजें करते हैं तो कोचिंग तो हमारा करियर का पार्ट है ना, ये करना चाहिए। एक स्टूडेंट का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है और मुझे लगता है कि एआईपीजीटी पॉइंट में से जनरेट होने वाला एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एआईपीजीटी की प्रिपरेशन हमको कब स्टार्ट करनी चाहिए। सो बेसिकली इसका आंसर सही बताऊं ना कि एआईपीजीटी 1 ईयर कोर्स है ही नहीं। एआईपीजीटी का अगर सिलेबस अगर आपसे पूछा जाए, सिलेबस होता है बीएमएस का सिलेबस। जो बीएमएस का सिलेबस है वही तो एआईपीजीटी का, अलग से थोड़ी आता सिलेबस। तो अगर बीएमएस करते समय ही अगर हमारे माइंड ओपन रहे, हमारे ज्ञान चक्षु खुले रहेंगे, तो क्यों नहीं हमारी प्रिपरेशन पैरेलल चल सकती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आप जो है अगर एआईपीजीटी के लिए सीख कर रहे हैं तो आप ना अपने ज्ञान चक्षु बीएमएस के अंदर भी खोल सकते हैं। और कितना बीएमएस आप पार कर चुके हैं उसके लिए 1 बाय 1 मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट प्रॉफ का कैंडिडेट है, आइडियली मैं अगर बोलूंगा तो उसको एआईपीजीटी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट ईयर में एक साइंस बैकग्राउंड से आया हुआ कैंडिडेट है, पहले तो आयुर्वेद से थोड़ा फेमिलियर हो जाए कि आयुर्वेदा कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, श्लोक का मीनिंग कैसे हमको डील करना है, श्लोक कैसे पढ़ना है, संस्कृत क्या बोल रहा है ये। दूसरा, स्टडी संहिता एंड बिल्ड कॉन्सेप्ट, कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो क्या आप इंटर्नशिप में करोगे? एग्जैक्टली नहीं करोगे। आप संहिता और जो फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा है उनको आप प्रिपेयर करने का काम सिर्फ फर्स्ट ईयर की नहीं, जितना फर्स्ट ईयर में पढ़ना है उसकी बात करें। जैसे अष्टांग हृदय का 15th चैप्टर तक होता है मेरे ख्याल से, सूत्र स्थान का चरक के अंदर 12 चैप्टर वहां पे रहते हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमको बिल्ड करने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बिलीव करिए। अगर आपके मतलब एग्जाम का पार्ट है तो एमसीक्यू को हैंडल करने की कोशिश करो, जो मुझे लगता है कि प्री मेडिकल या नीट यूजी में आपने ऑलरेडी करी है। बट स्टिल आयुर्वेद के एंगल से इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। इंटेंस प्रिपरेशन की एक्चुअली नीड नहीं, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जाकर कोई कोचिंग ज्वाइन करो। और अगर आपको मिलता है टाइम, पूरे सप्ताह में 1-2 घंटा कभी आपने निकाल करके इसके लिए एक शेड्यूलिंग कर ली है, पूरे 1.5 साल के प्रॉफ के अंदर। मैं प्रॉफ वाला सिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब प्रॉफ वाला एनसीआरएम ने वापस से रीजनरेट कर लिया है। हम लोगों के टाइम पे प्रॉफ ही होता था एक्चुअली। तो 1-2 घंटे वीकली फर्स्ट प्रॉफ के लिए सफिशियंट है। जो लोग फर्स्ट प्रॉफ में, उनके लिए आंसर है कि आपको ये फर्स्ट प्रॉफ में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो सेकंड प्रॉफ में आगे हैं उनके लिए क्या, तो देखो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज कैंडिडेट है जो कि टॉपर नहीं है और एकदम बॉटम पे भी नहीं है, एवरेज है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे फिनिश नहीं कर रहे हो। एआईबीजीटी प्रिपरेशन 6 महीने में क्रैश कोर्स करके यहाँ पे फिनिश करने का काम नहीं करना है। स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और आप वहां पे क्या करोगे, एक कोई कोचिंग जो जिस क्राइटेरिया से कोचिंग निकल रही है, जो हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं इतने सारे, कि उन क्राइटेरिया से कोई बढ़िया कोचिंग को ज्वाइन कर लिया जाए सिंपली, राइट। अपने कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली और स्ट्रांगली वहां पे आप बिल्ड करते रहोगे, क्योंकि सेकंड प्रॉफ के बहुत सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होते हैं डेफिनेटली। उसके बाद में आप द्रव्य गुण, रसशास्त्र, अगध, स्वस्थ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ोगे। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि आप जो एग्जाम में प्रॉफ के लिए लिखते हैं या स्वस्थ वृत्त या रसशास्त्र, प्रॉफ में आपको रिटर्न एग्जाम देना होता है। वहां पे आप चीजों को लिखते हैं तो आपको उनको समझ करके याद करना होता है, समझना, देन उसको मेमोराइज करना होता है ताकि आप एग्जाम में लिख सको। जबकि एआईपीजीटी पॉइंट में क्या होता है, समझ करके आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको याद करने का क्राइटेरिया नहीं होता। तो एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्जेक्ट्स को सेकंड ईयर में ही पढ़ना स्टार्ट कर लेना चाहिए, और सेकंड ईयर में इतनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपके जो सेकंड प्रॉफ के जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे सॉल्व होने लगे। मतलब आप अपने प्रॉफ के भी प्रिपरेशन पैरेलल कर लिए, और एआईपीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट्स डेफिनेटली वहां पे भी द्रव्य गुण के क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी आपने इवेंचुअली प्रिपेयर कर लिया है। तो ये आपके सेकंड प्रॉफ में वही करना है। सेकंड प्रॉफ में थर्ड प्रॉफ वाले सब्जेक्ट छूना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट करना है, नॉट टू फिनिश। पॉइंट समझ चुके होंगे। सॉल्व एमसीक्यू रेगुलरली, एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट आपने फर्स्ट ईयर में डेवलप कर ली है, तो प्रीवियस ईयर पेपर और जो टॉपिक वाइज टेस्ट के क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, अगध तंत्र, स्वस्थ वृत्त, इनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहिए। और ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। आपको पता है ना कि ज्ञान वृद्धि के 3 उपाय हैं। पहला क्या है, खुद पढ़ो, ठीक है, अध्ययन। दूसरा क्या होता है, अध्यापन। तीसरा क्या है, संभाषा।
ये संभाषा मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी चीजें लॉन्ग टर्म तक याद दिलाती है। तो ये आपको ग्रुप डिस्कशन मुझे लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है सेकंड ईयर में आप थोड़ा आयुर्वेद के अंदर प्रो हो जाते हो, चीजों को सॉल्व करने लग जाते हो। आप अगर इस टाइम पे देखते हो सेकंड प्रॉफ में दिन का 1 घंटा निकाल लेते हो तो बहुत सही है। वीक के अगर 4-5 घंटे भी आते हैं तो बुरा नहीं है, ये भी स्टिल ये अच्छा समय है कि आप एक वीक में 4 से 5 घंटे निकाल ले रहे हो रेगुलरली। ठीक बात है। अगर थर्ड प्रॉफ में आ गए हैं तो क्या सर, इसका बताओ। थर्ड प्रॉफ में है हम लोग, हमको हमारा आंसर चाहिए। ये क्रूशियल ईयर है एआईपीजीटी प्रिपरेशन करने के लिए। क्रूशियल क्यों बोलूंगा? क्योंकि थर्ड ईयर, थर्ड प्रॉफ के बाद में कोई प्रॉफ नहीं है। इसका मतलब इसमें आपको फर्स्ट ईयर का भी नॉलेज है, फर्स्ट प्रॉफ कहना चाहिए, सेकंड प्रॉफ का भी नॉलेज है, एट द सेम टाइम थर्ड प्रॉफ का भी नॉलेज यहाँ पे ग्रेजुअली आप डेवलप कर रहे हो। तो आपने बीएमएस के लगभग सारे सब्जेक्ट्स को टच कर लिया होता है बीएमएस थर्ड प्रॉफ के अंदर, राइट। तो ये क्रूशियल ईयर है एआईपीजीटी के लिए। आपको एआईपीजीटी कोचिंग अगर इससे पहले ज्वाइन नहीं करी है तो आपको कर लेनी चाहिए। अगर इसके भी अगर आप डिले करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा समय एक्स्ट्रा दे करके बाकी लोगों के कंपटीशन में आना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि इंटर्न में जाएंगे, तैयारी करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कंपटीशन ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि बीएमएस से अगर थर्ड ईयर से या सेकंड ईयर से लोग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंटर्न में 1 साल के लिए जो पढ़ रहे हैं उनको तो बीट आराम से कर लेंगे। तो ऐसे में आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थर्ड प्रॉफ एक सही समय है, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर पहले से ज्वाइन है तो डेफिनेटली आपने पढ़ा है, पहले से ज्वाइन है तो उसको रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रेगुलरली, राइट। काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य शालाक्य, बाल रोग, स्त्री रोग, या फिर मुझे रिसर्च भी कहना चाहिए, जो कि उन सब्जेक्ट्स को उस एंगल से प्रिपेयर करो कि आपका प्रॉफ एग्जाम प्लस एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पैरेलल डेवलप होते जाए। बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर हमको हमारे कॉलेज से टाइम ही नहीं मिलता कि हम एआईपीजीटी के लिए अलग से पढ़ पाए। आपको अलग से पढ़ना ही नहीं है। अगर आप चरक चिकित्सा 16 पांडु चिकित्सा अध्याय अगर आप एआईपीजीटी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या पांडु रोग आप काय चिकित्सा में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप एआईपीजीटी के अंदर कल्प सिद्धि पढ़ रहे हैं तो क्या आप पंचकर्म नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप शल्यशाला के नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये सारे आंसर आपके पास एक पढ़ रहे हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत और करनी है कि आप इसको कर ले। पॉइंट समझ रहे हो? कि मान लेते हैं कि ये हमारा घर है और यहां तक हमारे पास में किराने की दुकान है, मम्मी ने हमसे मंगाया कि चीनी लेके आओ 1 किलो, और उसी के पास में जस्ट हमारे पास में एक मेडिकल शॉप है जहां से हमें मान लो कि हैंडी प्लास लाना है या फिर कोई एक मेडिकल इक्विपमेंट लाना है। तो क्या आप यहां से जाओगे, फिर वापस घर आओगे, फिर वापस यहां तक जाओगे, फिर वापस यहां तक आओगे? एक कॉमन सेंस यहाँ पे क्या आंसर करता है कि एक पंथ दोनों काम कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही करना है। समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अटेम्प्ट एआईपीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे थर्ड प्रॉफ में एआईपीजीटी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। पैटर्न के लिए दो चीजें, पिछले 4-5 सालों का आपको पेपर का नॉलेज होना चाहिए। पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से 8-10 सालों के पेपर्स का नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चंस की कितनी डेप्थ हुई है, क्योंकि क्वेश्चन की डेप्थ डेफिनेटली चेंज हो रही है तो कितना लेवल चेंज हुआ है। तो वहां पे आप पैटर्न और क्वेश्चन डेप्थ दोनों देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर। सिर्फ ये नहीं देखोगे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मान लो कि मैं बोल देता हूं कि अत्रे पुनर्वसु द्वारा निर्मित अग्निवेश द्वारा अग्निवेश द्वारा तंत्र निर्माण जो किया गया, चरक द्वारा प्रति संस्कृत करके जो दृढ़ बल ने संपूरित किया है, ऐसे संहिता में कितने चिकित्सा अध्याय में या कितने चैप्टर्स है चिकित्सा स्थान में, वहां पे आपको नीचे फिर ऑप्शन देते। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लंबा बना दिया गया होगा, लेकिन आंसर तो अभी भी यही पूछ रहे हैं ना कि चरक में चिकित्सा में कितने चैप्टर है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे जो देखना होगा ना, वो क्वेश्चन का लेवल तो इजी है, ये पैटर्न में चेंज है, ये डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज बेसिस बनाई गई है, ये क्वेश्चन की डेप्थ नहीं डिटेलिंग में गई है। पॉइंट समझ चुके लोग? इसको जो टफ बोलेंगे कि टफ क्वेश्चन आया, नहीं, ये पैटर्न या लैंग्विस्टिक टफ है, ये नॉलेज बेसिस टफ नहीं हुआ है। इस पॉइंट को समझना कि टफ के क्या क्राइटेरिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक शॉर्ट रिवीजन नोट्स फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आपको प्रॉफ का भी एग्जाम देना है और यहाँ पे एआईपीजीटी प्रिपेयर करें तो आप अपने समराइज्ड वे में अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली प्रॉफ के एग्जाम में भी काम करेंगे। और अगर आप समराइज्ड वे में पढ़े हो तो आपको क्यों नहीं एआईपीजीटी में वो काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे समराइजेशन करना चाहिए। ध्यान रखना, मैं नोट्स मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समराइजेशन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट रिवीजन नोट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमने 4 कलर के चमकीले पेन लाए हैं, उसके लिए कॉपी में चरक चिकित्सा सूत्र स्थान अध्याय 1 या चिकित्सा स्थान अध्याय 1, तो वहां पे चिकित्सा के पर्याय का श्लोक जो बुक में लिखा हुआ वो वापस वहां पे लिख रहे, फायदा क्या हुआ?
आपको वो चीज लिखना चाहिए जो बुक में पढ़ने में डिफिकल्ट लग रही है, वही नोट्स बनना चाहिए। जो बुक में दिखते ही समझ में आ रहा है, क्यों नोट्स बनेगा उसका? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड प्रॉफ में अगर टाइम की बात करोगे, 1.5 से 2 घंटे तक अगर आप डेली दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको 24 घंटे में सिर्फ 1.5 से 2 घंटा वहां पे टाइम देना है। अब आप एक चीज सोचना, आप कॉलेज में कितना घंटे वहां पे टाइम स्पेंड करते हो? 9 से 5 मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम इसमें क्लिनिकल क्लास में लोग टाइम पास करते हैं, चाय की दुकान पे गप्पे मारते हैं, हम लोगों ने भी किया। मैं एनआईए से पढ़ा हूँ, एनआईए जैसे इंस्टीट्यूट में और बीएचयू में भी मैंने बीएमएस के स्कॉलर्स को देखा है। जब इन इंस्टीट्यूट में लोग टाइम पास करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से होंगे जहाँ पे टाइम आराम से निकल जा रहा होगा। तो एग्जैक्टली अगर आपके पास 9 से 5 का कॉलेज है, मान लेते हैं हाईली बिजी है आप, तब भी इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम गया है? 8 घंटे। आप 24 घंटे में से 8 घंटे कॉलेज के देने के बाद क्या 2 घंटे अपने करियर मेकिंग के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो एक्सक्यूजेज, मैं एक लैंग्वेज बोलूंगा, एक्सक्यूजेज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लूजर्स। जो लूजर्स होते हैं वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, जो अगर करने वाले होते हैं, एक्शन लेने वाले, वो करके निकल जाते हैं। राइट? इंटर्नशिप में आ गए हैं तब तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे मोस्ट ऑफ लोग। जो नहीं किए होंगे तो अब कर ही लेना। और जो अपने सब्जेक्ट्स और जो अपने वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक एंड प्रिपेयर समराइज्ड फॉर्म। ये पॉइंट ध्यान रखना, समराइज्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। समराइज फॉर्म की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन के लिए उतना समय नहीं मिलेगा जितना आप जब इंटर्नशिप के इनिशियल फेज में टाइम ले रहे हो। राइट? तो ये समराइज्ड फॉर्म में आपका सिलेबस हो जाए, क्योंकि आपने 6 महीने में इनिशियली जो कंटेंट पढ़ा है, अगले 3 महीने में वो पूरा पढ़ना है, उसके अगले 1.5 महीने में वो पूरा पढ़ना है, उसके अगले 1 महीने में पूरा पढ़ना है, और एग्जाम से पहले वो 15 दिन में पूरा पढ़ना है। तो आप 6 महीने के कंटेंट को 15 दिन में तभी कर पाओगे जब वो आपके पास समराइज्ड फॉर्म में है और प्रॉपर रिवीजन मेथड वहां पे आपने अपनाया है। अदरवाइज फिर लोग लेके बैठोगे, सर पहली बार में जो चैप्टर पढ़ने में जितना टाइम लगता था उतना ही टाइम अभी भी लग रहा है, तो लगेगा ही। आपने उसको समराइज वे में सोचा ही नहीं कि मुझे नेक्स्ट टाइम इसको इजी फॉर्म में चाहिए तो कैसे करूंगा। और इसका मतलब नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं है, इजी करना है उसको। इजी का मतलब निमोनिक हो सकता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप बुक के अंदर हाईलाइट कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स है। राइट? क्वेश्चन डाइवर्सिफाइड टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, इस पॉइंट को थोड़ा फोकस करके देखना कि आप इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों करोगे। पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, आपने अगर हार्ड के लिए प्रिपरेशन करी है तो इजी आए चाहे मॉडरेट आए चाहे हार्ड आए, आप हर एग्जाम के लिए आप प्रो होंगे, आप एग्जाम इजीली निकाल लोगे। अगर आप इजी करके गए, मतलब सुपरफिशियल शैलो स्टडी करके गए, तो आप क्या कर रहे हो? एक रिस्क ले रहे हो। रिस्क में डेफिनेटली अगर पेपर आपके ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट के हिसाब से आया तब तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तब बाहर, कंपटीशन सीधा बाहर, वहां पे ऑल और नन थ्योरी चलेगी। राइट? शॉर्ट लैंग्वेज और लेंदी लैंग्वेज दोनों के लिए प्रिपेयर करोगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी करोगे, लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, श्लोक बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, सिंपल एमसीक्यू भी करना है, एसेशन रीजन भी करना है। हर पेपर में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एसेशन रीजन वाले आ रहे हैं, 120 में से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आप देख ही रहे हो, पेपर के अंदर लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आते हैं। मैच द कॉलम 20 से 30 क्वेश्चन आने लगे। तो इनको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर डाइवर्सिफाइड टेस्ट नहीं किया है, तो फिर सीधा आप एग्जाम में दोगे। जो गलतियां प्रिपरेशन के दौरान अगर आप तैयारी के समय टेस्ट में गलतियां करके अपनी सुधार सकते थे, अगर उनको नहीं किया, वो गलतियां सीधी कहाँ पे होंगी? एग्जाम में होगी। और एग्जाम के अंदर गलती गलती नहीं होती, गुनाह होती है, और गुनाहों की सजा होती है कि आप अगले साल फिर तैयारी करोगे। पॉइंट कितना क्रूशियल है कि आप पढ़ाई बहुत की है लेकिन अटेम्प्ट अपने सही तरीके के टेस्ट को नहीं किए हैं। सिंगल टॉपिक मिक्स्ड टॉपिक, एग्जाम में तो मिक्स्ड आएंगे ना, सिंगल सिंगल टॉपिक से ग्रेजुअली मिक्स टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए आपने टेस्ट देने रहते। तो ये डाइवर्सिफाइड टेस्ट का क्राइटेरिया मैंने पूरा डिटेल में लिखा। जो टेस्ट दिए हैं उनके टेस्ट के जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करोगे, उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करोगे और इंप्रूव करोगे अपने स्कोर को, क्योंकि आपको एग्जाम में पता है रैंक किस आधार पे मिलती है? जिसका स्कोर ज्यादा है वो ऊपर के रैंक में होगा, जिसको स्कोर कम है वो नीचे के रैंक पे होगा। कितना एक सिंपल मतलब बात कह रहा हूं वहां पे, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को क्या समझते हैं कि मेरी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी का कोई वहां पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है, आप समझो कि किसी का अटेम्प्टिंग 120 में से 80 है और उसके 80 में से 80 करेक्ट है, राइट? और दूसरा कैंडिडेट है, उसने 120 में से 110 किए हैं लेकिन उसके जो है 20 गलत हो गए हैं, मतलब उसके 90 सही है और 20 गलत है। तो ऐसे में इसका स्कोर क्या रहेगा? 320, इसका स्कोर क्या रहेगा? 340।
इसने 20 गलत करके भी इससे ज्यादा स्कोर किया, तो वहां पे ये 340 वाला कैंडिडेट ऊपर रहेगा। एक्यूरेसी तो इसकी खराब होगी ना, 20 गलत है, इसका तो एक भी गलत नहीं था, तो एक्यूरेसी वाला ऊपर क्यों नहीं है? डेफिनेटली एक्यूरेसी वहां पे सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका वहां पे स्कोर रहता है। साम दाम दंड भेद, वहां पे आपका स्कोर हाई होना चाहिए। आपको श्लोक आते हैं, आपको नॉलेज पूरा अच्छा है, आपने साल भर 18 घंटे प्रतिदिन वहां पे काम किया है, नहीं किया डजेंट मैटर, आपका स्कोर ऊपर है, आप वहां पे पीजी करोगे। नहीं ऊपर है, आप नीचे है, कोई मैटर नहीं करता आपने कितनी तैयारी की है, राइट। रिवाइज हाई यील्ड टॉपिक, हाई यील्ड टॉपिक मतलब जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं उनको ज्यादा रिवाइज करो। जाहिर सी बात है, उन्हीं से अगर हम गलत करेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर सही करेंगे, हम बाहर हो जाएंगे। संहिता रेफरेंस रेगुलरली, मतलब हाई यील्ड टॉपिक्स एंड संहिता को हमको रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए। और स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, और साथ में आंसरिंग द क्वेश्चन की अगर बात करें, इंटर्नशिप में अर्ली फेज में 5 से 6 घंटे तैयारी करो, क्योंकि इस समय हमको कोई क्लास तो करनी नहीं, ड्यूटी आवर्स है, ड्यूटी आवर्स में आप अपने प्रिपरेशन करिए, काम है तो काम के अलावा इस टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर लेट फेज की बात करें, जैसे अभी की बात करें, मार्च चल रहा है, 2025 के लिए कोई अपियर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 6 से 8 घंटे प्रिपेयर कर रहा होगा इस समय। और किसी ने इंटर्नशिप में ही कोचिंग ज्वाइन करे और लेट ज्वाइन करे, तो उसको डेफिनेटली बाकी लोगों के बराबर आने के लिए एक ही स्कोप रहेगा ना। आप मान लो कि किसी से बाद में घर से गाड़ी से निकले और बाकी लोग 2 घंटे पहले निकल गए, उनको अप्रोच करने के लिए आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वहां पे आप 8 से 10 घंटे अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप उनको बीट कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा डिले वाले लोगों की बात नहीं करता। क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। पहले वाले पैटर्न में 3 महीने के क्रैश कोर्स में भी लोग पीजी निकाल लेते थे, आजकल इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफ वाइज और ईयर बाय ईयर हमने बात करी कि कहाँ पे स्टूडेंट को जा करके वहां पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं 1 सेकेंड का ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस बिटवीन बीएमएस स्टडीज एंड एआईबीजीटी प्रिपरेशन कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी हर एक स्लाइड के बीच में मैंने बात करी। फर्स्ट प्रॉफ में आप 1 से 2 घंटे पर वीक निकालोगे, सेकेंड प्रॉफ में आप 1 आवर पर डे निकाल लोगे तो सफिशियंट है। थर्ड ईयर में 1.5 to 2 आवर्स तक अगर आप पर डे निकाल ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और इंटर्नशिप में 5 से 6 घंटे अर्ली फेज में और 6 से 8 घंटे लेट फेज में। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कंसिस्टेंट है। अगर मान लो कि बीच में 1 महीने तैयारी नहीं की तो उनको बैकअप प्लान के लिए एक्स्ट्रा टाइम वहां पे खर्च करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं तो ये बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें एक और पॉइंट है, आप जब थर्ड प्रॉफ में अगर आप पढ़ रहे हो एआईबीजीटी वाला कंटेंट, तो वहां पे आप चरक सूत्रों को चाहो तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो थर्ड ईयर का कंटेंट नहीं है। लेकिन काय चिकित्सा में जितना कंटेंट है वो पूरा पढ़ोगे, पंचकर्म का पूरा पढ़ो, क्योंकि वो प्रॉफ एग्जाम प्लस एआईपीजीटी में दोनों में काम आ रहा है। तो बेसिकली बीएमएस और एआईपीजीटी का कंटेंट अलग है ही नहीं। यहाँ पे ये हो सकता है कि हमारी कोचिंग क्लास में आज मान लो कि उन्माद पढ़ाया जा रहा है, उन्माद चिकित्सा, और क्लासरूम में हमको काय चिकित्सा की क्लास में ज्वर पढ़ाया जाए, तो ये मिसमैच इनिशियल स्टेज पे हो सकता है, पर इवेंचुअली यहाँ पे भी ज्वर होगा, यहाँ पे भी उन्माद होगा। जब वहां पे कोई पॉइंट रिपीट हो रहा होगा तब आप अपने आप को प्रो महसूस करोगे कि हाँ ये तो मुझे आता है, क्लासरूम में सर जो पढ़ा रहे हैं मुझे पहले से इसके बारे में जानकारी है। अर्ली स्टेज में थोड़ा आप स्ट्रगल कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि 1 से 2 महीना ज्यादा से ज्यादा अगर ये मैनेज कर लिए, देन आप अपने क्या करोगे, संहिताओं को एंजॉय कर रहे होगे। आप अपनी संहिताओं को एंजॉय करना जानते हो ना कि कैसे एंजॉय किया जाता है, राइट। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को अगर किसी ने मिस किया ना वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा कि एआईबीजीटी प्रिपरेशन के अंदर कंपोनेंट्स क्या है। ये क्रूशियल पॉइंट है। ये अगर टॉपर्स ब्लूप्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनटीए आपसे क्या जानना चाह रहा है, एनटीए आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि आपका नॉलेज कितना है, आपने थ्योरी कितना पढ़ा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमने बहुत सारी पढ़ाई करी हम सिलेक्शन को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी पढ़ाई तो डेफिनेटली करनी है, लेकिन बहुत सारी पढ़ाई के साथ में अगर आपने एग्जीक्यूशन को नहीं सीखा, पेपर अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी को नहीं किया, तो आप बाहर हो जाओगे। तीसरा पॉइंट है प्रेशर हैंडल, मेंटल स्टेट मैनेजमेंट। आप देखते हो ना कि आपके सीनियर्स में से बहुत सारे ऐसे सीनियर होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, बट एआईपीजीटी में उनकी रैंक या तो पीछे आ जाती है और सेलेक्ट ही नहीं होते। ऐसा क्या हो जाता है, जबकि उन्होंने साल भर बहुत तैयारी करी थी, राइट, बहुत सारी 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, लेकिन वो लास्ट में हो सकता है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए हो। तो आप समझना इन तीनों में से एक भी कंपोनेंट अगर आपने मिस किया
आप सिलेक्शन की रेंज में नहीं हो। अगर टॉपर की लैंग्वेज में पूछोगे, थ्योरी भी करता है वो टेस्ट सीरीज को भी देखता है, और टेस्ट सीरीज में सिर्फ ये नहीं देखता है कि मेरे को क्वेश्चन बैंक मिल जाए, टेस्ट अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी, मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, 120 क्वेश्चन मिलेंगे, उस 120 क्वेश्चन को मेरे को 120 मिनट में कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या 1 मिनट पर क्वेश्चन मुझे देना है? आंसर इज नो। एक्चुअली वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर को कई भागों में बांटना पड़ेगा कि यहाँ पे इजी क्वेश्चन है 15 सेकंड में होने चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन है वो हो सकता है 30 to 45 सेकंड ले, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि 8 से 1.5 या 2 मिनट तक वो टाइम खाएंगे। ऐसा सब कुछ वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां पे 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। ये एग्जीक्यूशन को आप पहले प्रिपेयर करते हो। और लास्ट में प्रेशर तो होता है, प्रेशर उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास खोने का कुछ भाव होता है, जिनको लगता है कि मेरा कुछ लॉस हो सकता है, वही उसी को डर लगता है ना कि मेरा मतलब कुछ लॉस हो सकता है। आपको फाइनल में क्यों डर लगेगा कि इंडिया वर्सेस अभी कौन थे, न्यूजीलैंड थे चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको ऐसा क्यों वहां पे डर लगेगा कि यहाँ नहीं हारना चाहिए, बाकी पहले हार जाता है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं हारना चाहिए। जहां पे कुछ खोने का भाव होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। समझ पा रहे होंगे डेफिनेटली। तो ये कंपोनेंट आप अपने दीवार पे चिपका देना अगर एआईपीजीटी में इंटरेस्टेड हो। तीनों चीजों को पैरेलल इक्वलाइज्ड वे में लेके चलोगे थ्रू आउट द ईयर। स्पेशली प्रेशर हैंडल वो लास्ट टाइम में आपके सीनियर या गाइड का रोल है कि वो वहां पे आपको कैसे इससे बाहर निकालते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, उनका रोल है यहाँ पे, क्योंकि आपने तो पहली बार जाके फेस करना है ना, उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है, राइट। देन थोड़ा सा रॉट लर्निंग और लॉजिकल लर्निंग की अगर बात करें, रॉट लर्निंग का मतलब सिर्फ रटा, लॉजिकल लर्निंग मतलब समझ करके याद किया, राइट। इसको अगर हम देखें, एक एलोपैथिक डॉक्टर को देखना, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखना, तो अगर आपने कोचिंग अगर किसी को चूज करनी है तो उसका एक आंसर का एक आगे का पार्ट है कि अगर हमारे पास में बीएमएस है तो बीएमएस में हमारे टीचर हमको क्या कराएंगे, रटवाएंगे या समझाएंगे। मुझे माइक ओपन चाहिए कि माइक ओपन करके स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर सके कि बीएमएस में हमारे टीचर क्या समझेंगे कि हम एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर चीजों को समझें या रटे। डेफिनेटली श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आंसर करो कि यहाँ पे समझना ज्यादा जरूरी है कि रटना ज्यादा जरूरी है। दोनों जरूरी है। समझना। देखो, दोनों अगर अगर आपका आंसर दोनों है वो सबसे सही आंसर है। तो खाना चाहिए प्रोपोर्शनेट, ज्यादा। वो कंसेप्ट तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिना रटे आपको मेमोराइज नहीं होगा, और समझना एट द सेम टाइम जरूरी है, क्योंकि आप समझोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे। ट्रू, वेरी ट्रू। पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार माइक ऑफ करके इसको पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में दोनों जरूरी है बहुत। मैं एक्चुअली उसी पॉइंट पे आता। पॉइंट क्या है कि अगर हम रट करके समझने की तरफ जाएंगे तो ये हमारा टाइम ज्यादा खाएगा, समझ करके रटने की तरफ जाएंगे तो ये टाइम ज्यादा खाएगा या कम। इसका आंसर मैं बताऊं, समझ करके रटने में हमको कम मेहनत लगती है। इसका एक एग्जांपल मैं आगे एक्चुअली प्लेस किया हूं। वो हमारा दिमाग कैसे चीजों को याद रख पाता है, अगर हमने किसी के साथ में टाइम समझने के लिए बिताया है तो वो हमें ऑटोमेटिकली याद करने में ईज प्रोवाइड करता है। और अगर हमने सिर्फ उसको ब्लाइंडली रटा है, इसका आंसर पता है कहाँ पे किया है? सुश्रुत ने सूत्र स्थान में चौथे चैप्टर के चौथे श्लोक में बोला है कि यथा खरच से चंदन भार वाही वाला एक श्लोक डाला है कि अगर गधे को पता है कि वो क्या ढो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे गधा उसको ढो ही नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपना भार ढोता है, चाहे उसके ऊपर चंदन रखो, नमक रखो, क्या रखो, ये उसको गधे को नहीं पता है। तो आप जो रट रहे हो या समझ रहे हो, अगर वो आपको पता है कि ये कितना रटना जरूरी है, कितना समझना जरूरी है, तो इस प्रोपोर्शनेट की अगर बात करेंगे तो हमेशा इस रास्ते हमको जाना होता है ईज करने के प्रोवाइड में। डेफिनेटली बहुत सारे टीचर्स श्लोक रटने के लिए बोलते हैं। हमारे पास में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम रट रहे होते हैं, हमें लगता है कि श्लोक ज्यादा याद है तो हमें प्रॉफ में मार्क्स मिल जाएंगे, तो लेकिन मुझे ये पूरे आयुर्वेदा सिस्टम से प्रॉब्लम है कि श्लोक याद करने की वजह से बीएमएस स्कॉलर्स या बीएमएस स्टूडेंट्स एलोपैथी के डॉक्टर से पीछे रहने लगते हैं। आप डेफिनेटली श्लोक को आप अपने संहिता को फ्रंट पे रखो, लेकिन अगर आप सिर्फ श्लोक की बात कर रहे हो, कॉन्सेप्ट या जिसी को मान लो किसी की एक नोटबुक है, कॉपी है, एग्जाम के अंदर किसी ने श्लोक लिखा है फिर हिंदी लिखा है, उसको 10 में से 10 मिलेगा। किसी ने सिर्फ हिंदी लिखा है, उसको 10 में से 10 क्यों नहीं मिलेगा अगर उसने सेम मेथड से लिखा है, सेम चीज लिखी है? क्योंकि एज ए डॉक्टर वो भी तो उतना ही जान रहा है जितना ये जान रहा है, लेकिन इसने जो श्लोक याद किया है, ये पॉइंट मुझे लगता है कि अपने आयुर्वेद स्कॉलर को पीछे खींचता है। यहाँ पे वो कम चीज धारण कर पाएगा, कम चीज को वो वहां पे समझने का स्कोप रख पाता है, जबकि हिंदी याद करने वाला ज्यादा चीज को समझने के लिए
अवेलेबल या ओपन रहता है, राइट। एलोपैथी में तो सीधा सीधा बोलो वहां पे रटाने वाला पार्ट प्राइमरली नहीं होता। वहां पे रटते हैं डेफिनेटली, वहां पे भी न्यूमोनिक्स चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे पूरा एक प्रोसेस होता है समझने का। वहां पे एक फ्लो चार्ट होता है कि वहां पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक एसिटाइल कोलिन जाएगा, ये सेल रिसेप्टर पे जाएगा, यहाँ पे रिसेप्टर की वजह से सोडियम चैनल ओपन होंगे, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, पूरा एक सीक्वेंस होता है। तो वहां पे स्टूडेंट समझता है कि यहाँ से यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये श्लोक वाला पॉइंट बीएमएस को कमजोर करता है, राइट। एआईपीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वापस आए, अगर हमें यहाँ पे रटना है या समझना है, जो मार्केट का एक प्रोसेस है उसके अंदर हमको रटना ज्यादा बताया जाता है कि रट लो आंख बंद करके, ये आपको पीजी में सिलेक्शन दिला देगा। और डेफिनेटली गलत नहीं है। अगर मैं चतुर रामालिंगम की बात करूंगा, वो सिर्फ रटता था तो क्या उसने अपने एग्जाम को नहीं पास किया था? भले उसकी रैंक सेकंड रैंक आई होगी, बट डेफिनेटली वो टॉपर्स में तो था। तो रटना इटसेल्फ नॉट बैड, लेकिन अगर वो समझ लेता तो शायद वहां पे वो फर्स्ट रैंक भी ला सकता था। तो आप समझने वाले पॉइंट को वहां पे उस एग्जांपल से समझना। एआईपीजीटी में हम सिर्फ रटे क्यों, हम समझ के भी कर सकते हैं। जबकि नीट पीजी वालों को तो डेफिनेटली वहां पे जो उन्होंने एमबीबीएस में पढ़ा है उसी को एक्सटेंसिव वे में नीट पीजी में पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे लिए रटने से ज्यादा समझना, क्योंकि हम वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, बहुत सारे अपने थीसिस का कंटेंट लिखते हैं। और थीसिस में जब आप चीजें जाते हैं तो आपको हर एक चीज का डिटेलिंग पता होनी चाहिए। तो वो चीज बिना समझे सिर्फ रटे हुए लोगों के लिए नहीं वर्क करती है। तो अगर मैं पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वहां पे समझना अकेला जरूरी है। रटना उसको श्लोक चाहे उसको कम आए, लेकिन वो समझा हुआ रहेगा तो डेफिनेटली बेटर पीजी है। सेम चीज यहाँ पे भी है, समझना ज्यादा जरूरी था। और अगर प्रैक्टिस में जाओ, आपको प्रैक्टिस में आपको मान लो कि 500 श्लोक आते हैं, आपने अपने पेशेंट को श्लोक सुना दिया, लेकिन अगर आप इफेक्टिव वे से ट्रीटमेंट कर पाते हो तो डेफिनेटली वहां पे आप अच्छे डॉक्टर हो। भले श्लोक आ रहे हैं और ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन अगर मान लो श्लोक आ रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ट्रीटमेंट करने में, या फिर पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, तो वहां पे आपने जो अपने थ्रू आउट बीएमएस में जो श्लोक याद किए उनका सिग्निफिकेंस कितना है आप समझना। वहां पे सिग्निफिकेंस एक्चुअली कम हो जाता है। तो हमारे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझना ज्यादा जरूरी होता। और एलोपैथी में तो वहां पे डेफिनेटली श्लोक का वहां पे रटने वाला इस पॉइंट में होता ही नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के अंदर वो व्यक्ति समझा जा सकता है। सो अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं, बीएमएस में हमारे लिए दोनों जरूरी है, क्योंकि पास होना है तो श्लोक भी लिखना पड़ेगा। अभी के टाइम में जो टीचर्स होते यही मांगते हैं। एआईपीजीटी में हमारे पास में रटना है, पीजी में हमको समझना है और प्रैक्टिस में हमको समझना है। तो अगर आपको इस जिगजैग मेथड से अपने करियर को बनाना है, ये डिफिकल्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एलोपैथी से क्यों पीछे रहते हैं। वो लोग क्यों कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्यों इनोवेशन की बात करते हैं, और हम बोलते हैं कि आचार्य चरक ने तो ये बोला है ना। वहां पे जब किसी को नोबेल प्राइज मिलता है तब वहां पे बोलते हैं कि ये हमारे संहिताओं में पहले से था। हमारे वाले जो एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, वो क्यों नहीं वहां पे रिसर्च पहले से कर सकते थे? कि उन्होंने तो डेफिनेटली संहिता बहुत ज्यादा डिटेल में पहले से पढ़ी हुई है, क्योंकि हम वहां पे श्लोक याद करने में व्यस्त है। दैट्स वाई थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो ये जिगजैग मेथड में अगर मैं इसको करेक्ट करके, अगर मैं ये तरीका रखूं, रटना समझना बीएमएस में कंपलसरी है, इसमें भी अगर हम रटना समझना कर ले तो फिर हमने एटलीस्ट समझने वाले प्रोसेस को कभी छोड़ा ही नहीं। तो हमारे पूरे करियर में समझने वाला प्रोसेस पूरे थ्रू आउट साथ में चला है। हम एक बेटर आयुर्वेदा डॉक्टर बन सकते हैं अगर हम सिर्फ इस तरीके से अगर आगे बढ़े, क्योंकि पीजी में रटने वटने का कोई सीन होता नहीं है। हम लोग कर चुके हैं, हम लोगों को पता है आपका पेशेंट वार्ड में ठीक हो रहा है तो आप बढ़िया डॉक्टर हैं, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप घटिया डॉक्टर। बहुत सिंपल है वहां पे। तो अगर ये तरीका है तो फिर आपने जो एआईपीजीटी की प्रिपरेशन तक सब पढ़ा है वो तो व्यर्थ हो गया। पॉइंट समझना कि अगर हमको आगे जाकर कैसा लगेगा कि सिलेबस चरक को एक अलग एंगल से पढ़ना पड़ रहा है, अब तो हमको उस वे में पढ़ना पड़ रहा है। वो वे अगर आप थ्रू आउट रखें, और एलोपैथी का तो ये एक ही पैटर्न है, वहां पे रटना हमेशा सेकेंडरी होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ समझना या रटने की बात कर रहा हूँ, रटना बहुत जरूरी है। जहां पे पैरासीटामोल याद करना होगा, पैरासीटामोल की डोज याद करनी पड़ेगी। एलोपैथी भी वहां पे डोज को याद ही करते हैं। वहां पे उसमें क्या समझा जाएगा, जो चीज रॉट लर्निंग से रिलेटेड है वो तो रॉट लर्निंग में ही जाएगी, लेकिन जो चीज समझी जा सकती है उसको तो वैसे ही समझना चाहिए। अल्टीमेटली एक पॉइंट है, इफ यू थिंक यू आर ए डॉक्टर देन यू हैव टू बिहेव लाइक ए डॉक्टर।
अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरह आपको बिहेव करना चाहिए। बिहेव करने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर की तरह सोचो। आप आर्ट्स स्टूडेंट की तरह हर जगह पे अगर निमोनिक बनाने लग जाओगे, देन आपने अपने पढ़ने के तरीके को जो बनाया है, डेवलप किया है, वो आपके थ्रू आउट करियर के अंदर स्ट्रगल फेस कराएगा। बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे पीजी कर चुके हैं, अब देखो वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर टीचिंग सबसे इजीएस्ट काम है इस समय। अगर वो ही कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा स्कॉलर होते हुए भी वहां पे फील्ड में और बेटर नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट समझना। और बहुत सारे ऐसे बैक बेंचर्स होंगे जिनको श्लोक या कुछ याद नहीं होगा, लेकिन उनके पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। ऐसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समझने वाला प्रोसेस डॉक्टर के लिए जरूरी है। और एक चीज सोचना, अगर आज के टाइम में चरक होते तो आपको, अगर ये एआईपीजीटी के लिए जिस तरीके के प्रश्न आते हैं जिनके लिए रटना मतलब सिखाया जा रहा है, कि क्या आज चरक होते तो क्या चरक हिंदी में बात नहीं करते? क्या चरक इंग्लिश में या फिर इसको मॉडर्न के साथ लेके नहीं करते? क्या चरक ये सोचते कि हम तो आयुर्वेद का है और एलोपैथी वाले हमारे दुश्मन हैं? क्या सोचना, क्या वो इतना नैरो माइंडेड होते? आप शॉर्ट थिंकिंग वाले चरक को समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चरक होते तो वो ब्रॉड थिंकिंग के होते, कि वहां पे मैक्सिमम समझा जाए कि एलोपैथी में और आयुर्वेद में दोनों को मर्ज करने पे जो सिनर्जिक इफेक्ट मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। ये हमने काय चिकित्सा के वार्ड में हमने करके देखा हुआ है, राइट? अपने ड्यूरिंग पीजी प्रिपरेशन पीजी करते दौरान, राइट? एक इंपॉर्टेंट बात हमने करी है लर्निंग के ऊपर। अगर हम ओवरऑल इसको कंक्लूड करके बोले तो अंडरस्टैंडिंग फॉर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जो कि संहिता सब्जेक्ट मॉडर्न कुछ भी हो सकता है, वहां पे हम इस चीज को फॉलो करेंगे जो समझा जा सकता है। जो कि डेफिनेटली कई बार हम संहिता को हम प्रॉपरली नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारी संहिता हो सकती है कि हमारे लिए उतनी, आज हमारे लिए जितनी अवेलेबल है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि इतनी ही समझी जा सकती है, 50% ही लॉजिक्स के साथ समझी जा सकती है, उसके अलावा हमको याद ही करना पड़ेगा। तो वहां पे मॉडर्न की सहायता से उसको समझने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास में निदान अर्थकर रोग होते हैं। मैं इसको अगली स्लाइड में रखा था पर मुझे लगता है ये सही जगह है। निदान अर्थकर में आपको अगर पता हो, जैसे कि प्लीहा वृद्धि से क्या होता है, प्लीहा वृद्धि से बताओ, किसी को आइडिया है तो माइक ओपन कर सकते हैं। प्लीहा वृद्धि से क्या हो सकता है? किसी को आइडिया है? निदान अर्थ कर रोग, निदान अर्थ कर रोग, चरक निदान 8वें अध्याय से मैं बात कर रहा हूँ। प्लीहा वृद्धि मेड अगर शायद किसी को हो गए तो वो, उदर रोग। ओके, यहाँ पे उदर यहाँ जो उदर रोग इज द करेक्ट आंसर। मेदक क्षय जिसने बोला है कि उसने आज तक प्लीहा वृद्धि को मेदक क्षय के हिसाब से ही सोचा था। यहाँ पे प्लीहा वृद्धि का सही आंसर है निदान अर्थ कर के लिए उदर वृद्धि या उदर रोग। और उदर वृद्धि से क्या उत्पन्न हो सकता है हमारे लिए? शोथ रोग। यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख देता हूं, आप जाकर के देखना, चरक निदान चैप्टर नंबर 8। अब मान लो कि हमने इसको याद किया है, PUSH निमोनिक बनाई, डेफिनेटली हमको याद हो गया। P से प्लीहा वृद्धि, U से उदर रोग और SH से शोथ की उत्पत्ति। मान लेते हमने याद कर लिया, लेकिन अगर हम आपको इस वे से पढ़ने के लिए बोलते कि प्लीहा वृद्धि अगर स्प्लीनोमेगैली से समझा जाए, स्प्लीनोमेगैली, और आपको स्प्लीनोमेगैली और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ने को मिलता है। पोर्टल हाइपरटेंशन जब रहता है तो जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाने लगता है ड्यू टू द प्रेशर, और जो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में जाता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या साइटिस बोल सकते हैं प्यार से इसको? एग्जैक्टली यस। तो कहीं ना कहीं प्लीहा वृद्धि एसाइटिस की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट एक पॉसिबिलिटी वहां पे सेटल हो रही है। और एसाइटिस जब होता है उसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है, ट्रांसुडेट एक्सुडेट, मान लो उसके अंदर प्रोटीन फ्लूइड के अंदर जो है पेरिटोनियल कैविटी में प्रोटीन ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्सुडेट फ्लूइड है। तो आप क्या ये सोच सकते हो कि प्रोटीन की कमी की वजह से बॉडी में कौन सा प्रेशर कम होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर? कोई बता सकता है प्रोटीन कौन से प्रेशर को कंट्रोल करता है, कौन सा कम होगा प्रोटीन की कमी से? ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर। और ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है? हमारे कैपिलरीज में फ्लूइड को होल्ड करता है। अगर फ्लूइड होल्ड नहीं होगा तो फ्लूइड इंटरस्टिशियम में जाएगा, तो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड का जाना क्या कहलाता है? स्वेलिंग। तो क्या स्प्लीनोमेगेली, प्लीहा वृद्धि, उदर रोग को और उदर रोग से शोथ रोग उत्पन्न हुआ है? एग्जैक्टली हुआ है। ये मॉडर्न के मेडिसिन के वार्ड में जाकर के देख लो, ये सेम प्रेजेंटेशन है। वो नहीं मानेंगे कि प्लीहा वृद्धि क्या है, वो नहीं मानेंगे कि शोथ क्या है, उदर रोग क्या है, बट डेफिनेटली आप तो दोनों चीज पढ़ रहे हैं ना, तो आपको तो ये चीज जहां पे आयुर्वेद से नहीं समझी जा सकती वहां पे मॉडर्न की हेल्प से समझी जा सकती है, क्योंकि मरीज तो वही है।
कंडीशन वही है। चरक अलग वे से सोचे थे क्योंकि उनके पास लिमिटेड टूल्स थे, एलोपैथी ने अलग तरीके से उसको डेवलप किया है, उसको अलग तरीके से सोच रहे हैं। आप एकमात्र ऐसे मतलब पैथी के लोग हैं जो दोनों चीजों को जानते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा बिल्ड कर सकते हो लर्निंग से। लेकिन बहुत जगह है जहां पे लर्निंग पॉसिबल नहीं है, वहां पे रटना पड़ता है। द्रव्य गुण का बॉटनिकल नेम डेफिनेटली याद करने वाली चीजें होती है। हाँ, इसमें भी लॉजिक्स खोज सकते हैं। रस शास्त्र के अंदर हमको अगर शोधन मारण द्रव्य है तो डेफिनेटली कारण तो होगा कि क्यों हम ज्योतिषमती तेल का प्रयोग करके रजत का शोधन कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन तो हो रहा होगा, आंसर तो होगा, बट हमें नहीं पता है, तब तक हम इसको याद कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक विजुअल्स। उसके माइंड मैपिंग कर सकते हैं, चंकिंग मेथड, उनको कैटेगराइज कर ले या क्लस्टर बना ले कि एक साथ झुंड में इसको याद कर ले। स्पेस्ड रिपीटेशन बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर एक टाइम गैप के बाद में रिवाइज करें कि ये टफ टॉपिक है, इसको हर एक वीकली पढ़ा जाए। ये थोड़ा सा एवरेज टॉपिक है, उसको 15-15 दिन पे पढ़ा जाए। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। इजी टॉपिक है तो उसको हम एक महीने में एक बार पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये स्पेस्ड रिपीटेशन टॉपिक को हमने अरेंज करके अपने चीजों को याद करने के लिए डेवलप कर लेना है। और सबसे बढ़िया तरीका तो मुझे लगता है कि ज्ञान वृद्धि के अंदर चरक ने बताया ना कि अध्ययन, अध्यापन और संभाषा। तो अध्यापन है ना इसके अंदर, तो आपने खुद पढ़ा और किसी और को पढ़ाया तो आप डेफिनेटली आप इस चीज के लिए अवेलेबल है। आप अपने बैचमेट को पढ़ाए, वो आपको एक टॉपिक पढ़ाए, आप उसको एक टॉपिक पढ़ाओ, अपनी लर्निंग को स्ट्रांग करो। हमने किसी के मेथड को नहीं अपनाया, चरक के खुद के मेथड, अपने पर्सनलाइज्ड मेथड को पढ़ाया। राइट, टीचिंग टू समवन, हो सकता है वो जूनियर को पढ़ाओ, हो सकता है कि आप अपने बैचमेट को पढ़ाओ, सीनियर तो आपसे डेफिनेटली नहीं पढ़ने वाला है। राइट, सो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं कि सिर्फ रटना जरूरी है या फिर सिर्फ समझना जरूरी है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपने आंसर सही दिया है। हमको स्ट्रेटेजिकली दोनों को कंबाइन करना है, केवल रटना केवल समझना नहीं सही है। जो आपका आंसर था वो एग्जैक्टली सही था। राइट, नेक्स्ट, ये निदान अर्थकर वाले पॉइंट को मैंने पहले ही बोल दिया। जैसे एक और निदान अर्थकर के पॉइंट पे से आता है, प्रतिशय, कास, क्षय और शोष। इसको हम याद करने के लिए प्रकाश लिख देते हैं और बीच में यहाँ पे क्षय घुसा देते हैं। राइट, प्रतिशय से कास, कास से क्षय, क्षय से शोष। थोड़ा सा सोचना, प्रतिशय मतलब क्या हुआ, राइनाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन इन द म्यूकोसा ऑफ द नेजल कैविटी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वहां पे अगर ये कंडीशन है तो क्या वहां की जो इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा है वहां पे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो ब्रोंकस के अंदर पहुंच सकता है। अगर ये एक बोलेंगे मतलब को ऐसा बोले, मैं असेंडिंग इन्फेक्शन या डिसेंडिंग इन्फेक्शन की बात करूं, ऊपर से एक इन्फेक्शन आया, इन्फ्लामेशन हुआ उसके अंदर और ये डिसेंड करते हुए ब्रोंकस तक पहुंच गया, हमारे ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, उसके अंदर हमको कास उत्पन्न होने लग गया। तो प्रतिशय से कास हो सकता है, एग्जैक्टली लंबे समय तक कास हो रही है, हमने ट्रीटमेंट नहीं किया या फिर ट्रीटमेंट जिसने भी किया काम नहीं कर रहा है, क्या धातु क्षय वहां नहीं होगा? कोई भी व्याधि लंबे समय तक अगर शरीर में होगी वो वात की वृद्धि करती है, वात की वृद्धि होती है तो धातु क्षय होता है, धातु क्षय होता है तो डेफिनेटली सारी धातुओं से जो हमारा ओज बनने वाला भाग है वो ओज कम होगा। ओज को अगर हम इम्यूनिटी से समझें, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर यदि ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया अगर एक्सपोजर में चला गया तो वो शोष में क्यों नहीं होगा? तो डेफिनेटली प्रतिशय से कास, कास के अगर प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन में अगर धातु क्षय हुआ है तो वो शोष के लिए प्रोन है। धातु क्षय की वजह से ओज कम हुआ और ओज कम होने की वजह से वो यक्ष्मा में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसको वापस से भले अगर हम वापस प्रकाश करके याद किए हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब हमें पता है ना कि ये प्रतिशय, कास, क्षय और शोष के अंदर कैसे ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो समझ करके याद करने में मुझे लगता है कि दोनों तरफ से आपने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो वहां पे प्रॉब्लम एक्चुअली डेवलप नहीं होती है। राइट, ये कुछ एग्जाम्पल था। इवन उसको और एग्जाम्पल से देखें, एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, बाय दिस वे यू विल फॉल इन लव विद संहिता। अपनी संहिताओं से प्रेम वही लोग कर सकते हैं जो इसको समझ करके पढ़ते हैं। जिन्होंने सिर्फ आज तक रटा है वो संहिताओं से प्रेम तो नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली उनको बर्डन के रूप में देखते होंगे। इस पॉइंट को सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, आप अपने एंड पे कितना जानते हो। राइट, ये एक और एग्जांपल रखा था मैंने, पोतकी को देखो, पोतकी के लिए श्राविण्य, कंडूरा, गुर्व्यो, रक्त सर्षप सन्निभा, पीड़िकाश्च रुजावत्य पोतके इति संहिता। यहाँ पे बोलते हैं कि रक्त सर्षप के जैसे दिखने वाली
स्राव वाली कंडू वाली गुरु पीड़िका वहां पे रुजा के साथ में वो पोतकी के अंदर वो मतलब डेफिनेटली वो वर्तमगत रोग है तो वर्तम के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो रक्त सर्शप सन्निभा रेड कलर के अगर सर्शप की बात करो उसके जैसे कुछ यहाँ पे अगर हमको ट्रैकोमा वाले स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पल्पेब्रल कंजक्टिवा पे है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप इस केस को देख लो, मान लो आपने केस नहीं देखा, फोटोग्राफ ही पढ़ लिया, आपने गूगल से जब पोत की पढ़ा तो वहां पे मिलते जुलते डिजीज का फोटोग्राफ पढ़ लिया, आप जीवन में नहीं भूलोगे कि आपने ये डिजीज के बारे में कभी नहीं पढ़ा है। आप पेशेंट देखोगे तुरंत याद आएगा कि ये तो रक्त सर्शप जैसी दिख रही है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये पोत की है, राइट। तो ये आप रटने के बजाय अगर मान लो इस फोटोग्राफ को अगर मैं डिलीट कर देता, नहीं रखता, सिर्फ ये बोलता है पोत की मतलब रक्त सर्शप सन्निभा, इतना बोलता, तो डेफिनेटली आपने क्या किया है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट किया है कि हाँ राहुल है उसका सरनेम परिहार है, तो आपको नहीं पता राहुल क्या है परिहार क्या है, लेकिन अगर आपने इस चीज को अगर ऑब्जर्व कर लिया देन डेफिनेटली ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और ये हमारे साथ में ब्रेन के साथ ब्रेन ऐसे ही सीखता है। एक और इंपॉर्टेंट मैंने रखा है, ये फोटोग्राफ देखो, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक प्लांट का क्या है, सिनोनिम है, बता सकते हैं कौन सा ये प्लांट है जो बॉटनिकल हमारा आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? माइक वासा। ओपन कर वासा। सकते हैं? वासा। वासा, वासा का एक वास एग्जाम्पल है क्या, इसका क्या सिनोनिम है ये? घास है। सिंहास्य। सिंहास्य। तो अब इसके पुष्प को आपने मान लीजिए कि आप गए थे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में हम ट्रैक करने गए थे, वहां पे हमको ये पुष्प मिल गया, या फिर हमने कहीं साउथ में गए थे वहां पे हमें ये पुष्प मिल गया, वहां पे हमें वासा याद आए ना, ये तुरंत शेर के मुंह जैसा दिख रहा है ना, तो सिंहास्य हमको वासा का पर्याय ऑटोमेटिकली याद रहा, क्योंकि आचार्य ने जो ये नाम दिया होगा ना कुछ कारण से दिया है, अपने सिलेबस को बढ़ाने के लिए नहीं दिया है। मतलब चरक को तो पता होता है कि एआईपीसीटी में चरक पूछेंगे तो वो चरक को उस हिसाब से डिजाइन करते हैं ना कि कैसे इजी होना चाहिए, क्यों चरक के अंदर 5 भेद पांडु के, क्यों सुश्रुत के अंदर 4 भेद पांडु के, ये सब हम पंचायत कर रहे होते। डेफिनेटली उन्होंने लर्निंग्स के बेसिस पे बोला है, हम उनको आज जबरदस्ती ऐसे ढो रहे हैं, तो डेफिनेटली एनसीए एनटीए और एनसीआईएसएम वर्क कर रही है, ग्रेजुअल इसको इम्प्रोवाइज कर रही है, तो डेफिनेटली आप जब इस चीज को पढ़ोगे एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रॉट लर्निंग और जो हमारे पास लॉजिकल लर्निंग की अगर बात करेंगे तो लॉजिकल लर्निंग पहला स्टेप होकर के फिर हम उसको याद करने की जाए समझ करके याद करेंगे। एआईपीजीटी में भी बाद में भले ही उसको रट लो, लेकिन समझ करके रटोगे तो और ज्यादा अच्छे से याद रह पाएगा लॉन्गर मेमोरी के अंदर, राइट। ये हमारा जो पोर्शन कंप्लीट हुआ है वो फर्स्ट ए पार्ट जो हमने गेटिंग स्टार्टेड वाला पॉइंट कंप्लीट किया है। क्या हमारे पास टाइम है आगे कंटिन्यू करने के लिए, पॉइंट बी पे जाने के लिए? ऑर्गेनाइजर्स प्लीज आंसर कर सकते हैं। नो सर, अभी 6 का टाइम था, वी हैव टू टेक द क्वेश्चन आंसर, तो वी इफ इट इज ओके फाइन, ठीक है। तो जिनकी जो क्वेरीज है वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत वास्ट टॉपिक और इसके ऊपर अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हमको विस्तार में बात करनी है तो मुझे लगता है कि टाइम लेकर के पूरे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन अगर आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे इट विल बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि 350+ स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों को डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तभी तो वो ये चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, राइट। सो मुझे यस। लगता है कि अभी क्वेश्चन आंसर ले लेना चाहिए। या, thanks a lot, Rahul sir, for such an amazing session. I'm sure this session will really be beneficial for all the AIPGT aspirants. Now we can move forward with the question answer session. Participants can ask their questions in the chat box. गुड इवनिंग सर। Hello. वेरी गुड इवनिंग सर ये नीट पीजी है और मतलब एआई मतलब पीजी की ये जो पीजीटी। एग्जाम हो रही है और जो नेक्स्ट आ रही है उन दोनों में सिमिलरिटी है कि? गुड क्वेश्चन। देखो मैं इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट का अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन आई थी नेक्स्ट के लिए कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन किसके आधार पे होंगे, आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप फील्ड में फेस करेंगे, क्योंकि वो कब ले रहे हैं एग्जाम,
आपके इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, ताकि आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर कहलाए, जो सर्टिफिकेट मिले उससे पहले ये आप एग्जाम क्लियर कर चुके, तो उसके अंदर जो कंटेंट पूछा जाएगा वहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछे कि अगर आपके पास में एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और उसको टंग के अंदर सेंसेशन लूज हो चुकी है, भूख नहीं लग रही है, खांसी हो रही है, श्वास रोग है, तो आप निम्न में से कौन सा योग लिखोगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर शीतोपलादी चूर्ण होगा। भले ही वो हमको 4 ऑप्शन में से एक चुनना है एमसीक्यू, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हम वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति श्लोक याद किया हुआ है तो डेफिनेटली श्लोक का उसको हिंदी भी आना चाहिए, और जिसने श्लोक याद नहीं किया है तो मुझे लगता है वो डायरेक्ट हिंदी से भी आंसर कर ले जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाला जो एग्जाम है वो मुझे ज्यादा लगता है कि नीट पीजी वाले पैटर्न पे जाएगा, जहां पे केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे रेदर देन एआईपीजीटी में, जहां पे कम पूछे जाते हैं, बहुत रेयर 2-3 क्वेश्चन होते हैं हर साल की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। Okay, I request the participants to please text their questions in the chat box. We'll go one by one. So, और एक question है, till when Pratyaksh Ayurved will complete the syllabus for AIPGT 26? 26 अगर मेरे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो मैं 2026 का सिलेबस टारगेट कर रहा हूँ जनवरी में कंप्लीट करने के लिए। मतलब मेरा सिलेबस का 90% पार्ट दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में मैंने रिवीजन ज्यादा रखा है, सिलेबस स्लो डाउन कर दिया है, तो जनवरी तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये मेरी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि अगर मेरी क्लास की तरफ जाता तो जितने मैंने एस्पेक्ट आपको कोई भी कोचिंग चूज करने के लिए आपको दिए हैं, आप मेरे क्लास के ऊपर भी सारे लागू करोगे। एक भी ऐसा नहीं बोलना कि हाँ ये सर अच्छे बोलते हैं इनको हम कर लेते हैं, बिल्कुल मत करना। मेरी बातों पे तो भरोसा ही मत करना कि मैं सच बोल रहा हूँ। जाके खुद से देखो, खुद की अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, देन डिसीजन लो। Okay, नेक्स्ट next प्लीज। question, sir. क्या गोविंद पारेख पढ़ना जरूरी है? ओके, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो और वहां पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि आपका सिलेबस हमने शॉर्ट, गोविंद पारिक क्यों पढ़ते हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट से लिए। गोविंद पारिक सर की बेसिकली खासियत ये है कि शॉर्ट सब्जेक्ट को उन्होंने समराइज्ड वे में दिया। लेकिन अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको वो शॉर्ट समराइज्ड वे में ऑलरेडी डिटेल में या फिर जैसे तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप अपने क्या बोलेंगे, खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप जरूर कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज है वो अगर आपको बता रहे हैं कि आपका सिलेबस ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ पे आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, देन फिर उसको करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे डिसीजन जो बनेगा एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे भी लगता है कि एग्जाम का पैटर्न अगर मतलब चेंज हो रहा है तो गोविंद पारिक सर की बुक का पैटर्न भी ग्रेजुअली अगर इम्प्रोवाइज हो रहा है तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो उस केस में, जब आपकी कोचिंग उसको अलाउ कर रही है कि आप गोविंद पारिक से ही पढ़ो या फिर हम खुद वहीं से पढ़ाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप कोई कोचिंग चूज नहीं करते हो तो खुद से कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई गाइड को आपको फॉलो करना चाहिए, तब वहां पे डेफिनेटली आप गोविंद पारिक सर की गाइड से बेहतर कोई गाइड भी नहीं है, आज तक कोई बनी भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay. सर, क्या हमें श्लोक लर्न करने पे फोकस करना चाहिए या उसके बिना भी समझेंगे तो सही है? ये इसका आंसर ना, मैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मतलब जेनेटिक कोड मतलब मान लीजिए कि मेरे पिता उनके पिता अगर श्लोक के अंदर प्रो थे तो मुझे श्लोक के थ्रू एक डेफिनेटली एक एफिनिटी होगी, मैं श्लोक बहुत इजीली लर्न कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे प्रोजेनी में किसी ने श्लोक नहीं पढ़ा या फिर एजुकेटेड ही नहीं थे, मैं पहला घर मेरे पूरे खानदान में पहला एजुकेटेड हायर एजुकेशन वाला अगर कैंडिडेट हो, तो शायद मैं श्लोक को वहां पे उतना ज्यादा रिटेन करने में मैं मुश्किलात वहां पे महसूस करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको श्लोक याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो एआईपीजीटी के लिए और श्लोकांश की तरफ जाओ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए दूं कि वहां पे हम पढ़ते हैं तम केतु विरेचनम, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पढ़ लिया कि हिक्का और श्वास के अंदर पित्त स्थान समुद्भव होता है, तो पित्त स्थान के लिए हमने विरेचन कराया, तो तम केतु विरेचनम हमने इतना श्लोक याद कर लिया। आगे पीछे क्या लिख रहे हैं तो थोड़ा हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। जिसको श्लोक याद नहीं होता, जिसको याद होते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, डेफिनेटली श्लोक याद करो। श्लोक याद करना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन आप किस कॉस्ट पे याद करें वो हमेशा कैलकुलेट करो। ओके। सर, अगर हम एआईपीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे साथ साथ?
हाँ, अगर आप ऐसी कोचिंग ज्वाइन करते हो जहां पे लॉजिकली चीजों को पढ़ने का स्कोप है तो डेफिनेटली आप वहां पे कर लोगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ रटने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से किया और एग्जाम जो नेक्स्ट का है वहां पे लॉजिकल क्वेश्चंस आ गए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गए, नहीं हो पाएगा। तो वहां पे आपको इंडिविजुअल अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर आपने ये कैलकुलेशन पहले नहीं करी। क्या कोई गाइड पढ़कर बिना क्लास ज्वाइन किए एआईपीजीटी प्रिपेयर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? जो गाइड वो पढ़ रहा है वो गाइड सफिशिएंट होनी चाहिए रिसेंट पैटर्न के लिए। उसके अंदर सारे पॉइंट्स, सारे मतलब मोस्ट ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए जो कि किसी एआईपीजीटी एग्जाम पेपर को कवर करने के लिए जरूरी है। डेफिनेटली संहिता के अंदर आपको खुद से जा करके वो सारी चीजें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्यों बनते हैं। बहुत जरूरी बात है कि किसी जगह से क्वेश्चन क्यों बन रहा है, उसका आंसर अगर आपको डिकोड करना आता है तो डेफिनेटली आप अपने एंड पे इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग कोचिंग लेते हैं वही सेलेक्ट होते, बहुत सारे लोग कोचिंग में होते हुए भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग लिए बिना भी सीट ले लेते हैं। लेकिन हाँ, टॉपर्स की बात करूंगा, टॉपर्स मोस्टली अगर आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो खुद से करने में एक रिस्क रहती है कि जो दूसरे लोग किसी गाइड की सहायता से कर रहे हैं तो वहां पे वो कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पा रहे हैं। खुद से करने में शायद हमको वो करने में ज्यादा टाइम लग जाए। तो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट, ये रास्ता थोड़ा कठिन है। ओके सर, अगर तो बीएमएस के बाद प्रैक्टिस करनी है तो इंस्टेड ऑफ पीजी कैन वी डू सीआरएवी 1 ईयर प्रोग्राम? बिल्कुल कर सकते हो। बेसिकली सीआरएवी जो है ना, आपको एक गुरु के पास में रह करके आपको ये अलाउ करता है कि गुरु जैसे अपने फील्ड में पेशेंट को ट्रीट करते हैं उनसे लर्निंग्स लें और आप अपने मतलब नॉलेज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डेवलप करें। डेफिनेटली प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरएवी इज गुड। बट अगर जो लोग पीजी करने की तैयारी के हिसाब से निकले थे, पीजी में नहीं हुआ और सीआरएवी एज ए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मतलब जो पैसे का सोर्स बन जाए, तो फिर मत करो सीआरएवी। क्योंकि यहाँ पे आपको डिग्री नहीं मिलती है ना, वहां पे आपको जस्ट एक डिप्लोमा टाइप का कोर्स रहता है, आपकी थीसिस सबमिट होती है और आपको मतलब सीआरवी के बाद में भी आप अपने नाम के आगे बीएमएस लिखोगे, साथ में सीआरवी लिख भी दोगे। लेकिन एक लेमैन तो एमडी नाम को जानता है ना कि एमडी का मतलब एमडी होता है, सीआरवी का मतलब तो एमडी नहीं होता है। तो अगर आपके नेम प्लेट पे बीएमएस के साथ में एमडी नहीं है तो अगेन वो सेम प्रॉब्लम होगी जो हमने केस थोड़ी देर पहले उसको डील करने की कोशिश करी थी। राइट? तो सीआरएवी अपने प्रैक्टिस के लिए गुड, वहां पे लर्निंग्स के लिए ठीक है, लेकिन बीएमएस एमडी, आप इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि थोड़ा अलग तरीके से आंसर करने की कोशिश करता हूं कि आपने पेशेंट कैसे ठीक करना है ये सीख लिया, लेकिन आपने ये नहीं सीखा कि पेशेंट मेरी दुकान तक आएगा कैसे और क्यों आएगा। अगर इसका आंसर आपने निकाल लिया है कि क्यों आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए सीआरवी इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और पेशेंट हमारे पास आ नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे हम उस सीआरवी की डिग्री का, ये डिग्री नहीं डिप्लोमा का, लर्निंग्स होते हुए भी हम खाली बैठेंगे वहां पे। पॉइंट समझना, क्योंकि फील्ड में आपको नेम प्लेट देख के ही डॉक्टर की क्वालिटी का अंदाजा लगता है। ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम न्यू बैच आपकी कैसी ज्वाइन कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स काफी पूछ रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना है तो कैसे सकते ओके, हमारे अगर न्यू बैच के अगर ज्वाइन करने की बात करो, सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाकर के प्रत्यक्ष आयुर्वेदा ज्वाइन करो और रजिस्ट्रेशन कर दो, फ्री फ्री रजिस्ट्रेशन कर दो। हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेगी और आपको सारी डिटेलिंग देती रहेगी। मतलब कहीं मतलब जो है कोई खास विशेष प्रोसेस नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ये सब करो। आप सिंपल रखो, अपने आपके फोन के अंदर जाओ, ऐप डाउनलोड करो, आईओएस पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, जा करके ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करके आप जो अपना रजिस्ट्रेशन है, अपना डेटा, ईमेल एड्रेस या फिर जो फोन नंबर हमारे बैकग्राउंड टीम वाले जो सीख करते हैं, तो हमारी टीम डेफिनेटली हेल्प करने के लिए वहां पे हमेशा अवेलेबल होती है। जितने आपके माइंड में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछो, वो हमारी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे क्वेश्चंस को वो आंसर करेंगे। हैं? ओके सर, एक क्वेश्चन है। मैंने लास्ट ईयर कहीं और पढ़ा था, तो क्या मैं इस बार सिर्फ टेस्ट सीरीज लेकर पढ़ सकता हूँ? ओके, अगर आपने लास्ट ईयर कहीं से पढ़ाई करी है और आप दूसरी बार पूछ रहे हो, इसका मतलब सेलेक्ट तो नहीं हुए हो, राइट? अगर सेलेक्ट नहीं हुए हो तो इसका मतलब आप रिपीटर हो। रिपीटर हो तो वहां पे आपके पास में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आपने पिछले साल जितना पढ़ा था क्या वो सफिशियंट था और हम नहीं पढ़ पाए थे,
अगर ऐसा था कि वहां का नॉलेज सफिशिएंट था और वहां से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस उनके क्लासरूम से बन गए थे, इस वजह से मतलब जो है मेरी खुद की गलती की उससे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन करके इस साल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके क्लास में जो आपने पढ़ा है लास्ट ईयर वो सफिशिएंट नहीं था, आपने भरसक में मेहनत करी थी, तो ऐसी कंडीशन में आपने पेपर देने के बाद में इतना तो ऑब्जर्व कर लिया कि आपकी जो क्लास का पोटेंशियल कितना था, तो वहां पे आप जो है दूसरी क्लास सीख करो, वहां पे दूसरी क्लास से गाइडेंस लो। क्योंकि अगर आपने पूरा नॉलेज एक बार में लिया ही नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो केवल टेस्ट सीरीज आपको हेल्प नहीं करने वाली है। तो आप सबसे पहले ये एनालाइज करो कि आपने जो पढ़ा था पिछले साल वो सफिशिएंट एग्जाम के लेवल पे था या नहीं था। एग्जाम सिर्फ 2024 का नहीं, अब 2025 की बात करें तो हो सकता है ना कि वो 23 22 21 20 24 19 किसी भी, तो पुराने एग्जाम पेपर को वो अगर पैटर्न को फॉलो कर पा रहे देन आप डेफिनेटली आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लो। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली टाइम से क्लास चुन लो। अभी 2025 के लिए तो क्या क्लास चुनोगे, बहुत कम टाइम बचा है। मैं इस समय तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि किसी की क्लास लो, भले ही वो 2-2 हजार में 3-3 हजार में बेच रहे हैं, वो जस्ट बेच रहे हैं, राइट। वो वहां पे इफेक्टिवनेस नहीं रहती है इतनी। Okay, sir. ठीक है, AIPGT 2025 strategy for repeater students. अभी Repeater के लिए students. तो ओके, ठीक है। अगर आप रिपीटर है, इसका मतलब पिछले साल आपने पढ़ाई मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्सनलाइज्ड केस नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज आंसर कर रहा हूँ, हो सकता है मैच करे ना करे। यहाँ पे अगर पिछले साल आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है, इस साल आपने उस प्रॉपर प्रिपरेशन के दौरान इस साल जो दोबारा तैयारी करी है उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, पिछले साल मेरा सिलेक्शन किस किस कारणों ने रोका है, पिछले साल मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उन सभी कारणों को अगर आपने काउंटर कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो आप डेफिनेटली आप इस साल के लिए एलिजिबल, मतलब सेलेक्ट सीट लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, सिलेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। तो वो कारण क्या क्या हो सकता है कि कारण आपकी क्लास में जहाँ जिस क्लासरूम में पढ़े वो कमी थी, आप में कमी थी, आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी थी एमसीक्यू नहीं लगाए, आपने एमसीक्यू ज्यादा लगाए थ्योरी नहीं पढ़ी, आपके एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया, एग्जाम में कंप्यूटर खराब हो गया, एग्जाम के पहले मान लो घर में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाए, जो जो कारण वहां पे आपके एग्जाम में सिलेक्शन को रोका है, उस कारण को आपको काउंटर कर लेना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 12 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो या 15 घंटे, घंटों से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ये स्पेसिफिक होगी, और उस प्रॉब्लम को ठीक करो। सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है स्टूडेंट जो बताते हैं वो है अटेम्प्टिंग, उनको अटेम्प्टिंग करना नहीं आता। टेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग बहुत क्रूशियल है। अटेम्प्टिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक स्लाइड भी डाली थी, अगर आप यहाँ पे देखे होंगे स्लाइड ये वाली, यस, ये एआईपीजीटी के अंदर नॉलेज भर भर के लेके गए, हमने सारी समीक्षा पूरा टिप ऑफ द टंग कर ली है, प्रेशर भी हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हम बहुत अवर सत्व के नहीं है, मध्यम के नहीं, प्रवर सत्व के हैं, बट वहां पे हमको अटेम्प्टिंग नहीं आती है, बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये जनरलाइज्ड बोल रहा हूं मैं। Okay, sir. क्या मल्टीपल टेस्ट सीरीज या मल्टीपल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं क्या हम? अ, मैंने शायद इसका आंसर पहले भी करा है कि मल्टीपल क्लासेस करने से होता ये है कि एक क्लास के अंदर पढ़ाने का तरीका एक्स तरीके का है, दूसरी क्लास में वाई तरीके से पढ़ रहा है सेम टॉपिक, तो स्टूडेंट को हो सकता है कि दो अलग अलग तरीके से पढ़ने में डिफिकल्टी वहां पे हो रही हो, तो वो अपना शायद टाइम वेस्ट कर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास वो दोनों से एक ही टाइप का नॉलेज गेन कर पाएगा, तो वहां पे उसने 2x टाइम वहां पे खर्च करके सिर्फ एक एक्स का ही नॉलेज का फायदा उठाया, मतलब आपने 200 रुपए खर्च करके 100 रुपए का सामान घर पे लाया है, तो ये टोटल वेस्ट है। मुझे प्राइमरली ऐसा लगता है कि आप एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग पे स्विच कर सकते हो, अगर आपकी कोचिंग आपको एफिशिएंट नहीं लग रही है और वो भी एक बहुत हाई लेवल पे एफिशिएंसी की कमी है तब। अदरवाइज आप सिंगल कोचिंग पे जाओ, उन पे ट्रस्ट करो, वो हो सकता है कि कई बार आपके क्राइटेरिया पे नहीं वहां पे अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर ये डेली हो रहा है तो चेंज कर लो, ये रेड फ्लैग साइन है। अगर वहां पे आपको 100 दिन में से एक दिन किसी दिन लगा है कि यहाँ पे मतलब सर रेगुलर क्लास नहीं हो सकता है, सर के घर में दादाजी की डेथ हो गई तो वो 5-7 दिन क्लास नहीं ले पाए, उस हिसाब से आप दूसरी कोचिंग नहीं चूज करने जाओगे, राइट। तो स्विचिंग करने के लिए प्रॉपर आंसर रहे, और मल्टीपल कोचिंग करने से बचना चाहिए। दो दो कोचिंग हैंडल करना, साथ में बीएमएस क्लासेज या इंटर्नशिप की ड्यूटी, 24 घंटे क्या क्या करोगे, हम कोई मतलब वैसे थोड़ी शेरों वाली माता थोड़ी है जिसके 5 हाथ है और 5 चीजें हैं, रावण थोड़ी है जिसके 10 सिर है, 10 सिरों से अलग अलग सोच पाएंगे, हम ह्यूमन है, रोबोट्स नहीं है ना।
तो मेरे ख्याल से नहीं करना। इवन टेस्ट सीरीज के लिए भी बोलूंगा, टेस्ट सीरीज के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज चुनो। दुनिया की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज वो है जो पिछले 5 साल के टेस्ट पेपर के एग्जाम का पैटर्न फॉलो करता है और 10 साल के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के डेप्थ को फॉलो करता है। अगर ये चीज आपको पहले से नहीं पता है तो पेपर उठाओ, पुराने पुराने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनके पैटर्न देखो और डेप्थ देखो और टेस्ट सीरीज के सबके डेमो लेकर के देखो। डेमो में अगर आपको लगेगा कि ये इफेक्टिव है, ज्वाइन कर लो। और इसमें हो सकता है कि आपने एक ज्वाइन करी, आप उसमें सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको टाइम बच रहा है तो दूसरी ज्वाइन कर लो। पहली के ही सारे टेस्ट नहीं हो पाए, उसमें दूसरी तीसरी ज्वाइन करोगे तो बर्डन हो जाएगा। वहां पे बर्डन मतलब डीमोटिवेशन, तो ऐसे में आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अपनी स्थिति देखते हुए, अग्नि की समीक्षा, अपने दिमाग की अग्नि की समीक्षा करते हुए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। राइट। और एक क्वेश्चन है कि मेरी बीएमएस कंप्लीट हो चुकी है, क्या मैं जॉब के साथ ओके प्रिपेयर कर सकती हूँ? ओके, ये एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं स्टूडेंट्स के। सो देखो, जॉब क्यों जरूरी है, जॉब क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? अगर जॉब ज्वाइन करने के पीछे वजह ये है कि आपके घर में अगर आप पैसा नहीं कमाओगे और आपके घर में मतलब जो है घर नहीं चल पाएगा, तब जॉब बहुत जरूरी है। उसके बिना, क्योंकि अगर घर नहीं चल पाएगा, खा नहीं पाएंगे प्रॉपरली, तो फिर आप किस कॉस्ट पे पीजी प्रिपेयर कर रहे हो? तो मतलब आज ही हमारा खराब है तो फ्यूचर को कितना सिक्योर कर पाओगे? लेकिन अगर आपके घर में पापा करोड़पति हैं, भाई बड़े बड़े सब जो है कमाने वाले हैं, आप जॉब सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैं जो है बीएमएस कर चुका हूं या कर चुकी हूँ और मेरे बैचमेट्स ना एक ऐसे चैम्बर में बैठते हैं जो बहुत ज्यादा वहां पे फैसिनेटिंग है, वो एक मतलब बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, वो गाड़ी में जाते हैं, वो भौकाल टाइट करते हैं, तो ये सब करने के लिए जॉब जा रहे हो मत जाओ। आप अपना करियर बनाओ, एमडी बनते ही आप उस जॉब वाले अपने बैचमेट से, अपने फ्रेंड से आगे चले जाओगे। तो जॉब के साथ में पीजी सिर्फ आप, सॉरी, पीजी की प्रिपरेशन के साथ जॉब सिर्फ इस कंडीशन में करो कि उसके बिना आपका घर नहीं चल सकता। अगर आपको अपने प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे बोलते हैं सर मैं प्रैक्टिस के साथ में पीजी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आपका गोल क्लियर नहीं है, आपको पीजी में सिलेक्शन पे खुद पे भरोसा नहीं, तो इसका मतलब आप पीजी की तैयारी छोड़ दो, फिर प्रैक्टिस करो अच्छे से या फिर जॉब करो अच्छे से। क्योंकि जॉब आपको हो सकता है कि 30,000 दे दे, 40,000 दे दे, और बहुत ज्यादा आप स्किल्ड है तो 50 दे देगा, 50 दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीजी में सिलेक्शन होते ही मिनिमम सबसे कम कॉलेज में कहीं पे मिल रहा होगा वो 50 है, और बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट तो आपको 1-1 लाख रुपए ऑफर करते हैं। तो आप अपनी वैल्यू, एक ह्यूमन की वैल्यू होता है ना कि आमिर खान की इतनी वैल्यू है, विराट कोहली की अलग वैल्यू है, आपके एमडी खत्म होते ही, एमडी में सेलेक्ट होते हैं, आपकी वैल्यू अलग हो जाती है, आदमी की वैल्यू अलग हो जाती है। तो अगर जॉब करनी है तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के लिए करनी है, शौक के लिए जॉब के साथ प्रिपरेशन है। फिर अगर आपको लगता है पीजी प्रिपरेशन नहीं कर सकता, तब फिर आप जॉब करो, फिर आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारे ऑप्शन, करियर अपॉर्चुनिटीज है, उनकी तरफ जाओ, बिल्कुल जाओ। ये उनका प्रॉपर आंसर है। So, एक क्वेश्चन है, इज एमडी फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज वर्थ? अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर एमडी किए हैं और हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पीएचडी एंट्रेंस में जा रहे हैं या फिर लेक्चरर के लिए हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो शायद आपको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में ही आप वहां पे जा रहे हो, जो कि आप एमडी के लिए, मान लो कोई हॉस्पिटल के अंदर आरएमओ में आप एमडी हो, तो आपको वो रिकॉग्नाइज करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एज ए लेक्चरर अपॉइंट कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप फील्ड में प्रैक्टिस करते हो, आपके नाम के साथ में एमडी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको, जो मैं आपको एग्जांपल दिया था इनिशियली नेम प्लेट के साथ में, वो वर्क कर जाएगा। क्योंकि आप एमडी है तो आपके पास पेशेंट आ सकते हैं, स्किल्स होगी तो डेफिनेटली पेशेंट की लाइन भी लग सकती है। डिपेंड करेगा कि किस किस आप सेक्टर के अंदर आप अपने आप का करियर खोज रहे हो। गवर्नमेंट सेक्टर में वो प्राइवेट एमडी को ये समझते हैं कि पैसे देकर के की गई एमडी है, और पैसे देकर की गई एमडी की एक्चुअली वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, पेशेंट नहीं जानता ना। पेशेंट को पता है एमडी मतलब तो डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, वो तो डेफिनेटली उसको सीख करेगा। राइट। ओके सर, ये दो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द कोर्स। अगर अभी थर्ड ईयर में कोर्स ज्वाइन किया तो पीजी के एग्जाम तक एक्सेसिबल रहेगा? एंड सेकंड इज, विल यू आल्सो प्रोवाइड अ स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी? ओके, अगर ये मेरे क्लासरूम के लिए पूछ रहे हैं तो यस, मैं तो ऐसा करता हूं कि मेरे पास स्टूडेंट कभी भी आता तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ, या फिर मेरी टीम पूछती है कि आप कौन से साल में एग्जाम दोगे, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में।
उनके हिसाब से ही हम उनको कोर्स ऑफर करते हैं। डेफिनेटली हम एआईपीजीटी के ही कोर्स देते हैं, बट उनके जो टेन्योर की बात होगी उनके अकॉर्डिंग होगी, जो फीस स्ट्रक्चर होगा या फिर कैसे कैसे उनको पढ़ना रहेगा वो उनके हिसाब से हम कस्टमाइज्ड चीज में बताते हैं। पॉइंट ये है कि आपका, मान लो कि आपने 25 तक के लिए एक्सेस लिया और 26 के लिए प्रमोट होना चाह रहे हो, देन फिर हमारी टीम आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोल सकती है। अगर आपने 28 तक का एक्सेस ले लिया है तो और उसके लिए आपने फी पे कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2028 से पहले आपको कोई फी के लिए हमारी टीम की तरफ से कोई अप्रोच आएगा। अप्रोच आएगा तो सिर्फ इस बात के लिए आएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। हमारी टीम ये भी अप्रोच करती है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो तो डांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि सारे एमडी डॉक्टर्स वो आपको अप्रोच करेंगे। हमारी टीम में जो फैकल्टीज हैं, मतलब जो एमडी स्कॉलर्स या फिर आप एमडी कंप्लीटेड, दो ही कैटेगरी में आप वहां पे फैकल्टीज को पाएंगे। एक बीएमएस लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए उनसे ऊपर का ही वहां पे फैकल्टी आपको अप्रोच करेगा, डाउट सॉल्विंग के लिए, क्लास लेने के लिए, या फिर अगर मैं बोलूंगा कि आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए। राइट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्लीज रिपीट। हार्ड कॉपीज, राइट? Yes, sir. है ना? Hard copies. हाँ, डेफिनेटली हार्ड कॉपीज देते हैं। हार्ड कॉपीज इस साल तो हमने शायद बृहत्रयी को भी प्लान किया है कि बृहत्रयी के अंदर भी जो टॉपिक्स बुक से पढ़ने में डिफिकल्ट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अग्रय बुक के अंदर एक क्लस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक श्लोक है 25 चैप्टर में, 40वां श्लोक 1.5 पेज का श्लोक है। अब उसको स्टूडेंट पढ़ने जाता है, उसको बहुत स्ट्रगल होता है, और ऐप में हमने सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो ऑलरेडी उसको दिया हुआ है, बट स्टूडेंट उसको डाउनलोड नहीं कर पाता, तो उसकी हार्ड कॉपीज हम, जो उसकी मतलब ऐसे टॉपिक्स की हम हार्ड कॉपीज बृहत्रयी के लिए भी ऐड कर रहे हैं। बाकी शॉर्ट सब्जेक्ट्स फॉर आयुर्वेद, मॉडर्न, या फिर हम जो माइनर संहिता की बात करें, उनको तो हम ऑलरेडी दे ही रहे थे, पिछले बैचेज में भी हमने दिया है, ये तो हम देते हैं। Okay. Thank you, sir. Because of the time restrictions, we'll take last three questions from the श्योर श्योर, participants. आई एम टोटली ओके, यू आस्क एज मैनी कैन आस्क। ओके सर, एक सारे एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बुक्स कौन से सजेस्ट कर सकते हैं आप एआईपीजी के, विच या ओके, अगर फॉर एआईपीजीटी एआईपीजी। के लिए, एआईपीजीटी के लिए बुक की बात करोगे ना, तो आपके पास में संहिता सबसे पहले होना चाहिए। संहिता नहीं है तो आप एआईपीजीटी को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। संहिता सारे, मतलब अब ये हो सकता है कि अगर लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम है तो इंग्लिश राइटर के और हिंदी राइटर के, जो मैं फॉलो करता हूँ तो वो चौखंबा पब्लिकेशंस वाली जो क्या बोले, काशीनाथ पांडे वाली चरक यूज करता हूँ, और शुशुर के नाम पे मैं दोनों यूज करता हूँ। मैं कौन से हैं ये, अनंतराम शर्मा और अंबिका दत्त शास्त्री जी, इन दोनों को मैं फॉलो करता हूँ। ब्रह्मदत्त त्रिपाठी मैं उसके लिए यूज करता हूँ, अष्टांग हृदय के लिए, और बाकी माइनर संहिता में किसी भी राइटर की लेते हो तो चलता है। शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए मैं खुद कंटेंट देता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हर साल शॉर्ट सब्जेक्ट में कुछ एडिशन की आवश्यकता होती है, तो पर्टिकुलर कोई बुक वहां पे आपको हेल्प उतना नहीं कर सकती जो कि कस्टमाइज्ड नोट्स आपको कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं बुक सजेस्ट नहीं करता हूँ। ओके ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, आपके ऐप का नाम क्या है सर? ओके, प्रत्यक्ष आयुर्वेदा, प्रत्यक्ष आयुर्वेदा, राइट? ओके, प्रत्यक्ष यस। आयुर्वेदा नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, ऐप स्टोर पे सर्च कर सकते हो। इवन ये हमारे ऐप ऐसी है कि फोन के अलावा अगर आप टैब और लैपटॉप में भी चलाओगे तो उनके लिए भी फ्रेंडली है। स्टूडेंट को एक्सेसिबल करने के लिए हमने हमारी टीम के लिए अलग से टीम लगा रखी है कि स्टूडेंट को ईज प्रोवाइड करे, वो मैक्सिमम ईज प्रोवाइड करे लर्निंग के लिए। Okay. And so taking a non-clinical seat in National Institute or clinical seat in a state college, which is better? नहीं, ओके, I guess दो ये ऐसा है। सिनेरियो है। हाँ, I guess ओके, प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल सीट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में नॉन क्लिनिकल सीट, ऐसा क्वेश्चन है सर, फ्रेम करना चाहता हूँ, विच इज बेटर? देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन काउंसलिंग बेस्ड है, ये प्रिपरेशन बेस्ड नहीं है, बट स्टिल आई कैन आंसर, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी स्टूडेंट जो हमारे क्लासरूम से सेलेक्ट होते हैं तो वो बोलते हैं कि सर रैंक पीछे आ रहा है, क्या किया जाए। तो देखो, अगर आप अपने ब्रांच के नाम से कुछ करना चाहते हो, ब्रांच के नाम से, क्योंकि अगर प्राइवेट क्लिनिकल कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल ब्रांच से करो और उस प्राइवेट कॉलेज के अंदर पेशेंट नहीं है, तो फिर क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल का क्या फायदा? वहां पे तो कुछ भी करो, डजेंट मैटर। अगर प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट है तो आपको क्लिनिकल वहां पे ज्यादा बेटर, वहां पे एक्सपोजर मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये चूज कर सकते हो अगर पेशेंट है।
गवर्नमेंट कॉलेज का एक्चुअली जो सजेशन मैं तब दूंगा अगर आप अपना करियर एकेडमिक्स में ज्यादा बनाना चाहते हैं, मतलब पीएचडी करना, या फिर अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं पीएचडी के साथ में लेक्चरर बनूं, आगे मेरा करियर मैं टीचिंग वे में देख रहा हूं, तो ऐसे में आप गवर्नमेंट चाहे नॉन क्लिनिकल मिल रहा हो वहां पे आप अपने आप को देख सकते हो, ताकि आपके वहां पे कुछ कॉन्टेक्ट्स बने इंटरव्यूज में, और आपका एक्सपोजर एक्चुअली वहां पे बड़े लेवल पे होगा, राइट। तो और आपकी डिग्री वैल्यूबल, किसी इंटरव्यू में जाओगे वहां पे आपकी डिग्री पता चलेगी कि अगर आप एनआईए से या बीएचयू से, चाहे द्रव्य गुण से पास आउट हो, बट आप एनआईए से हो, तो ऐसे में आपकी डिग्री की ज्यादा वैल्यू होगी, बजाय अगर आप प्राइवेट कॉलेज में काय चिकित्सा से हो तब भी उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि मार्केट में प्राइवेट कॉलेज का मतलब है पैसा दे करके डिग्री ली गई। ये एक्चुअल बात कह रहा हूं मैं, मार्केट में ये, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मुझे डिनाई कर पाएगा, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि मतलब प्राइवेट का मतलब है कि पैसा दे करके हमने सीट कमाई है, तो उसकी वैल्यू एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट्स नहीं मानेंगे, पेशेंट जरूर मान सकते हैं। पेशेंट को ये पता है ना कि ये एमडी डॉक्टर है और उसने बहुत सारे मरीज देखे, तो इसके मरीज डेफिनेटली बहुत सही होंगे। ये गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल में डेफिनेटली पेशेंट का एक्सपोजर उनको कम मिलेगा, तो इनको पेशेंट देखना कम आ सकता है, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है। प्रैक्टिस के लिए अलग आंसर होगा, एकेडमिक्स के लिए अलग आंसर होगा यहाँ पे। Okay, sir. Due to the time restrictions, we have to end the question answer session for now. But after this session, Dr. Rahul sir and his Pratyaksha Ayurved team will be available for all those who need any further guidance regarding the exam preparation. So I would like to end this session by thanking Dr. Rahul sir for patiently answering all the questions and clearing doubts of all the participants. I would एक्चुअली also like to, एक्चुअली yes, sir. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि Okay. अगर स्टूडेंट जो थ्रू आउट बीएमएस या अपनी जर्नी में कभी भी ये फील करता है कि हमारे पास में इस चीज का आंसर नहीं है कि हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, आप कहीं से पढ़ रहे हो डजेंट मैटर, आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हो, एक प्रोबेबल आपको आंसर जरूर मिलेगा कि आप ऐसा कर सकते हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट के लिए हम जो है सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, मैं उनका सीनियर हूँ, मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ बनती है, हमारी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एटलीस्ट आयुर्वेद के नाते हम उनको आंसर जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडेंट नहीं तो हम क्यों आंसर करें, हमारा रिजल्ट खराब करेंगे, प्रोबेबल आंसर करेंगे, लेकिन वो डेली सुबह दोपहर शाम रात मैसेज करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली, बट स्टिल एक मैं वहां पे ये ऐड जरूर करूंगा। ओके, Thank you so much, sir, for your guidance. Okay, I would also वेलकम। like to thank Dr. Tayyab, sir, founder of Agas Foundation, and our entire team for organizing this enlightening session. Okay, thank you so much.